हे एवरीवन, अगर आपने इस मास्टरपीस ड्रामे के फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले उसे जाकर देखिए एंड बाद में इसे एंजॉय कीजिए, अदरवाइज स्टोरी समझ नहीं आएगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था सावयू अपनी डिग्निटी को साइड में रखकर अक्स होल्डिंग के सेक्रेटरी चेंग्यू से अपने फादर के लिए मेडिसिन मांगता है, क्योंकि फेरामोन प्लांट कैंसर की मेडिसिन सिर्फ उन्हीं के पास थी। चेंग्यू कहता है, ऐसा नहीं है, मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन उस मेडिसिन का पूरा जिम्मा बॉस नहीं संभाल रखा है, तो मुझे पहले उनसे पूछना पड़ेगा। सावी कहता है, ठीक है, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। और फिर वह खुद को ही कर्ज करता है कि इतने सालों में वह एक मेडिसिन तक भी नहीं बना पाया, जबकि अक्स होल्डिंग ने तो उसे 2 साल में ही बना लिया। अगली सुबह वैनलिंग उसे कॉल कर कहता है, हे, मैंने सुना है तुमने चेंग्यू को मेडिसिन के लिए बोला है, लेकिन उसे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अक्स होल्डिंग के ऑनर ने तो मुझे उस मेडिसिन का जिम्मा सौंप दिया है, तो फिर तुम्हें मुझसे बेक करना चाहिए। और भी कहता है, अगर तुम मुझे वायु को दे दो तो फिर मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूँगा। सायु गुस्से में कहता है, कल की मार भूल गए हो। वैनलिंग कहता है, तुम मुझसे ऐसे बेक करने वाले हो। सावी कहता है, तुम इंसान भी हो जो मैं तुमसे बेक करूँगा। वैनलिंग कहता है, आई नो तुम्हें उस मेडिसिन की बहुत ज़रूरत है, तो तुम सिर्फ एक रात के लिए वायु को अक्स होटल भेज दो। आई प्रॉमिस, मैं खुद तुम्हें मेडिसिन देने आऊँगा। सुनकर सावी बहुत गुस्सा जाता है। वैनलिंग कहता है, सोच लो, लवर तो तुम्हें और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन फादर तो एक ही है ना, तुम उसे सफ़र करते हुए देख पाओगे। सावी कहता है, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वायुंग भी उनकी बातें सुन लेता है, तो वह कहता है, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सावी कहता है और फिर जब वह उसे किस करता है तो उसे फील होता है कि वायुंग को तो बुखार है। वायुंग कहता है, डोंट वरी, मैं मेडिसिन ले लूँगा। नेक्स्ट सीन, यूसान सावी को कॉल कर अक्स होल्डिंग की बैंक्वेट पार्टी के बारे में बताता है, जो उन्होंने लास्ट मिनट में ही थ्रो की थी। दूसरी तरफ एक पर्सन को देखते हैं जिसका हमें फेस तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन सायु को वायुं के साथ देखकर वह अपने आदमियों को वायुं को किडनैप करने कहता है, तो उसका आदमी सायु को ही किडनैप करने कहता है। वह पर्सन कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है एक एस क्लास अल्फा को किडनैप करना इतना भी आसान है? अगर होता तो मैं कब का उसे पकड़ लेता। तो अगर उसका लवर हमारे साथ आ जाएगा तो उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। सुनकर वो लोग वायु को ही किडनैप करने का प्लान करते हैं। इधर सायु पार्टी में पहुंच जाता है, लेकिन वहीं वायु रट में आ जाता है, तो चेंग्यू उसे लेकर चला जाता है। वैनलिंग उसे कॉल कर कहता है, उसने मुझे पार्टी में बुलाया और अब वह खुद रूम में चुप कर बैठा है। चेंग्यू कहता है, ऐसा नहीं है, बॉस की अर्ली रट शुरू हो गई है। वैनलिंग कहता है, अगर पब्लिक में किसी एस क्लास अल्फा पर अपने फेरामोन रिलीज करेगा तो यही तो होगा उसके साथ। तुम उसके रूम के खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर दो और उसे चेन से बांध दो ताकि वह साइबर तक ना पहुँचे। चिंगी ओके कहता है, लेकिन वहीं हम उन आदमियों को देखते हैं जो हुमायूं को किडनैप करने आते हैं, लेकिन वो लोग तो उसके फेरामोन को ही बर्दाश्त नहीं कर पाते। वहीं सावी को हुमायूं की फिक्र हो रही थी, तो वह पार्टी से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ वैनलिंग आ जाता है और कहता है, अपने लवर को देने में इतना भी क्या हर्ज है, वैसे अगर हम एक ओमेगा को सेव कर भी लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। सुनकर सभी अपने फेरामोन रिलीज करने लगता है, तो वैनलिंग भी अपने फेरामोन रिलीज करने लगता है, लेकिन उन दोनों के फेरामोन की वजह से बेचारे गाउतू को प्रॉब्लम होने लगती है। ये देखकर वैनलिंग कहता है, हम पब्लिक में हैं तो फेरामोन का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। सावी कहता है, अगर तुम इतना ही जानते हो तो अपना मुंह बंद रखा करो। वैनलिंग कहता है, उस मेडिसिन की कीमत तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, तो एक बार फिर से सोच लेना। और फिर वह गाउतो से कहता है, तुम सायु के फेरामोन से इतने इफेक्ट क्यों होते हो? हाँ, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करते हो ना? और जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो फिर तुम्हें उसके ड्रंकन फेरामोन इतने क्यों पसंद आते हैं? हाँ, यह सुनकर गाउतो उसे एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन तभी उसकी हीट ट्रिगर हो जाती है, तो वह वॉशरूम आ जाता है, लेकिन रास्ते में
उसे देखकर एक ओमेगा कहती है, ये ओमेगा हीट में है, कहीं इसे प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। उसका अल्फा कहता है, नहीं, हाँ इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी है, लेकिन सिर्फ 90% कैपेबिलिटी वाला अल्फा ही इसके फेरोमोन से इफेक्ट हो सकता है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। कल तो उनकी बातें सुनकर एक रूम में घुस जाता है। वहीं काफ़ी देर हो जाती है और वेनलैंग को कविता की फिक्र होने लगती है। वह उसे कॉल भी करता है, लेकिन वह कॉल अटेंड नहीं करता और उसे याद आता है कि एक बार पहले भी साविक के फेरोमोन की वजह से कविता को अस्थमा का प्रॉब्लम हुआ था, तो वह उसे ढूंढने लगता है। वहीं सायु जब उसी कपल से ओमेगा की हीट के बारे में सुनता है, तो उसे ऐसा लगता है कि वह वायुन की बात कर रहे हैं, तो वह भी उसे कॉल करता है, लेकिन तभी वायुन उसे पकड़कर रूम में खींच लेता है। सायु उसे फाइट करने लगता है, लेकिन एक इनिग्मा के आगे वह कैसे टिक सकता था। वहीं वैनलिंग भी गौतम के फेरोमोन की वजह से हॉट फील करने लगा था। वहीं इस तरफ वायुन सावी के साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था और सावी उसे रोक रहा था, लेकिन उसके फेरोमोन के आगे वह भी हार जाता है और खुद को सरेंडर कर देता है। इस तरफ वैनलिंग को गौतम कहीं नहीं मिलता, तो वह उसे कॉल कहता है, लेकिन उधर गौतम की तो हिट पूरी तरीके से ट्रिगर हो गई थी, तो वह कॉल अटेंड ही नहीं करता। और तभी उसे इनहिबिटर नजर आता है, लेकिन उसे लेने के चक्कर में वहीं पड़ा ग्लास नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वेनलिंग अंदर घुस जाता है। कव तो उसे देखकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वेनलिंग उसे पकड़ लेता है और यह सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन, सायु खुद को अपने घर पर देखकर बहुत शौक हो जाता है और वह पिनमिंग से पूछता है कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया। पिनमिंग कहता है, मैं, और फिर उसे बताता है कि वायुन मिसिंग है। सुनकर सायु शौक हो जाता है और पूछता है, मिसिंग है, क्या मतलब है। पिनमिंग कहता है, लास्ट नाइट जब मैं आपको लेकर आया तो मुझे यहाँ कोई नहीं मिला, सिर्फ ये लेटर मिला था जिस पर आपका नाम लिखा था। कहते हुए उसे लेटर देता है। सायु जब उस लेटर को रीड करता है तो उसमें वायुन ने लिखा था, प्यार करने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन डैड नहीं, और मैं नहीं चाहता कि आपको इसके लिए ज़िंदगी भर अफसोस रहे, और आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको भी एक दिन आपकी खुशियाँ मिल जाएगी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आप मुझसे भी अच्छा डिज़र्व करते हैं। ये रीड कर तो वह फूट फूट कर रोने लगता है और उसे वायुन की याद आने लगती है। इस तरफ वैनलिंग सेक्रेटरी जनरल को देखकर गौतम के बारे में पूछता है। सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, मैंने उससे कॉल किया था और उसने कहा उसे कुछ दिन की छुट्टी और चाहिए। वैनलिंग परेशान होते हुए कहता है, क्यों, क्या हुआ है उससे, पर ठीक तो है ना। सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, हाँ, उसने कहा उसका ओमेगा हीट में है। ओमेगा का नाम सुनकर तो वो बौखला जाता है और गौतम को मैसेज कर कहता है, 3 दिन की छुट्टी तो तुम पहले ही ले चुके हो और अब और लेना चाहते हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी वायुन को कहता है, कल हम दोनों सावी के फादर को मेडिसिन देने के लिए जाएंगे। यह सुनकर वेलिंग कहता है, तुमने मुझे सावी और तुम्हारा नौकर समझ रखा है जो मैं यही काम करता रहूँगा। वायुन कहता है, अगर तुम यही समझते हो तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वेलिंग कहता है, मुझे नहीं जाना, किसी और को भेज दो। वायुन कहता है, जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा, सावी बहुत गुस्से में है, शायद तुम्हें धोने के बाद उसका मूड ठीक हो जाए। वेलिंग कहता है, तो फिर उसने तुम्हें क्यों नहीं मारा। वायुन कहता है, वह मुझे नहीं मार सकता। वेलिंग कहता है, ओह अच्छा, अगर उसे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई तो फिर देखता हूँ वह क्या करता है। वायुन कहता है, यार तुम मेरी छोड़ो, वैसे मैंने सुना है कल तुमने एक ओमेगा के साथ नाइट स्पेंड की थी, तो क्या तुम जानना चाहोगे वह कौन है। वेलिंग कहता है, अगर मुझे पता चल गया कि किसने मेरा फ़ायदा उठाया है तो फिर मैं उसे मार डालूंगा। वायुन कहता है, वैसे मेरे पास उसकी फ़ोटो है, अगर तुम देखना चाहते हो तो कल मेडिसिन लेकर पहुंच जाना। वेलिंग कहता है, तुम्हारे पास उसकी फ़ोटो कैसे आई। वायुन कहता है, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो फिर तुम्हें फ़ोटो मिल जाएगी। सुनकर वेलिंग हाँ बोल देता है। वायुन कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, क्योंकि मैंने साविक के लिए नोट छोड़ा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वेलिंग कहता है, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ,
सावी का पंचिंग बैग बनने के लिए। वाइन कहता है डोंट वरी, मैं वहाँ रहूँगा तो फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। लेकिन फिर भी वेनलिंग जाने से मना कर देता है तो वाइन उसे धमकी देता है। दूसरी तरफ काउतो को दिखाते हैं जो उसी मोमेंट के बारे में सोच रहा था जब वेनलिंग ने उसे पकड़ लिया था। वह जाने की कोशिश भी करता है लेकिन वेनलिंग उसे पकड़ कहता है कौन हो तुम, और तुम तो हीट में हो। काउतो उसे जाने के लिए कहता है लेकिन वेनलिंग को लग रहा था वह ये सब जानबूझकर कर रहा है, तो फिर वह उसके ऊपर आकर कहता है तुम्हारी स्मेल तो बहुत अच्छी है, कहते हुए उसके साथ रोमांटिक होने लगता है। और यह देखकर काउतो की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे पता चल गया था कि इसके बाद तो उसकी लाइफ बर्बाद होने वाली है। लेकिन वह वेनलिंग के फेरामोन से इफेक्ट हो जाता है तो फिर वह भी उसका साथ देता है। लेकिन ये सब अब उसके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। तभी उसकी सिस्टर सिंह उसे कॉल कर बताती है कि उसकी बॉडी चेकअप के लिए फैमिली मेम्बर के सिग्नेचर की ज़रूरत है, तो काउतो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सिंह उसके नेक पर पार्ट मार्क्स देखकर पूछती है कि क्या आप किसी को डेट कर रहे हैं। काउतो कहता है नहीं तो। सिंह कहती है तो फिर आपके नेक पर बाइट मार्क क्यों है। काउतो कहता है वो तो मच्छर ने काट लिया था, एक्चुअली मेरे रूम की खिड़की टूट गई है और मुझे उसे ठीक कराने का वक्त नहीं है। यह सुनकर सिंह खुद को ही ब्लेम करने लगती है कि उसकी वजह से ही आज उसके भाई की ये हालत हो गई है। तो वह कहती है जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं भी किसी कंपनी में जॉब कर लूँगी और फिर आपको भी अपने बॉस के पास जी हुजूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काउतो कहता है ऐसा नहीं है, मिस्टर जैन बहुत अच्छे हैं। सिंह कहती है आप उसकी साइड क्यों ले रहे हैं, अगर वह ओमेगा होबिक नहीं होता तो मैं उसे बहुत अच्छा सबक सिखाती। सुनकर काउतो सिंह की इस नादानी पर इस्तेमाल करता है लेकिन फिर भी वह वेनलिंग की बातें अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा था। और तभी उसे वेनलिंग का मैसेज रिसीव होता है कि 3 दिन की छुट्टी कम थी जो तुम और ले रहे हो। तो वह कहता है आई एम सॉरी लेकिन मुझे कुछ काम था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर वेनलिंग तो उसे गोली कर देता है और काउतो ने उसका नंबर शैतानों का भी शैतान के नाम से सेव कर रखा था। लेकिन फिर वह देखता है कि वेनलिंग तो उसके घर पर ही है, तो वह पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वेनलिंग तो सीधे उसके घर में ही घुस जाता है। यह देख काउतो उसे कॉफ़ी के लिए पूछता है। वेनलिंग कहता है तुम्हारे पास तो कॉफ़ी नहीं थी ना। काउतो कहता है आपको पसंद है तो मैंने खरीद ली। सुनकर वेनलिंग को अच्छा लगता है लेकिन इनहिबिटर देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वह पूछता है क्या तुम्हारा ओमेगा फिर से हीट में था। यह सुनकर काउतो के हाथ पर गर्म पानी गिर जाता है। वेनलिंग को उसकी फिक्र होती है लेकिन अपने ही बाइट मार्क्स को देखकर जेलस भी होता है और फिर उसके ओमेगा के नाम से उसे बहुत सुनाता है। काउतो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है आखिर ओमेगा होने में दिक्कत ही क्या है, सेक्रेटरी वहाँ भी तो ओमेगा है। वेनलिंग कहता है तुम उसकी कंपेयर मत करो। काउतो कहता है हाँ मैं क्यों ही करूँगा, लेकिन तुम्हें तो उसे अपने पास रखना पसंद है ना। सुनकर वेनलिंग गुस्से में कहता है हर वक्त ओमेगा ओमेगा करना बंद करोगे। अक्स होटल में तुम कहाँ चले गए थे, हाँ तुम जानते भी हो मेरे साथ क्या हुआ था। कहते हुए फिर से उसके बाइट मार्क्स को देख कर कह रहा है कहीं तुमने और उस ओमेगा ने मिलकर तो वो सब नहीं किया था मेरे साथ। काउतो कहता है मैंने कुछ नहीं किया है। वेनलिंग कहता है हे मैं बस मजाक कर रहा था, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वेल जब मैं कंपनी आऊँ तो पता करना अक्स होटल के स्टाफ लॉन्च में कौन ओमेगा था। अगर मुझे पता चला तो फिर मैं उसे मार ही डालूँगा। और फिर से उसकी नज़र बाइट मार्क्स पर जाती है तो जाते हुए फिर से उस ओमेगा के नाम से सुना कर चला जाता है। दूसरी तरफ चेंग्यू वायुंग को उन 2 अल्फाज के बारे में बताता है जो रट के दौरान उसके रूम में घुस आए थे कि वो लोग लो ग्रेड अल्फा हैं लेकिन प्रोफेशनल किडनैपर भी। वो हाई ग्रेड अल्फाज को किडनैप करके ब्लैक मार्केट में बेचने का काम करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ये सब किसी के कहने पर किया था, लेकिन उसके बारे में अभी उसे पता नहीं चला है। तो वायुंग फिर उसे पता करने कहता है। वहीं सावी वायुंग को कॉल कर रहा था लेकिन उसका फ़ोन तो ऑफ था। तभी पिनमिंग उसे बताता है कि वो मेडिसिन उसके डैड को दे दी है और अब उनकी कंडीशन ठीक है। और फिर पूछता है क्या आप वहाँ नहीं आएंगे। सावी कहता है मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ तो मेरा वहाँ पर क्या काम। पिनमिंग कहता है मिस्टर सेन खुद मेडिसिन देने आए हैं
और मिस्टर हुआ भी उनके साथ हैं। यह सुनकर तो सायु तुरंत हॉस्पिटल आ जाता है और हुआयुन को वेनलिंग के साथ जाते हुए देख उसे घर चलने कहता है। वेनलिंग हुआयुन से कहता है, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या इसके साथ जाना चाहते हो? हुआयुन सायु को ही घर जाने कहता है। यह सुनकर सायु अपने फेरोमोन रिलीज करने लगता है, लेकिन इसकी वजह से उसकी ही हालत खराब होने लगती है। तो वेनलिंग हुआयुन की तरफ इशारा करता है कि भाई कुछ तो रहम कर इस पर। यह देखकर वह सायु से बात करता है और रोते हुए कहता है, मैं आपके साथ घर नहीं जा सकता। सायु यह सुनकर तो वेनलिंग को मारने जाता है, लेकिन हुआयुन रोकते हुए कहता है, नहीं, आपको मेडिसिन की ज़रूरत है और इसके लिए आप खुद को दोष मत दीजिए, मैंने अपनी मर्जी से ये चुना है। सावी कहता है, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है? हुआयुन कुछ नहीं कहता। तो सावी कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरे साथ घर चलो। हुआयुन कहता है, मैं नहीं जा सकता और मुझे गुस्से है, मैं कुछ तो आपकी हेल्प कर पाया, मुझे भूल जाएगा, आपको मुझसे भी बेहतर मिल जाएगा। सायु हक कर रोते हुए कहता है, कोई नहीं मिल सकता, तुम इकलौते हो। हुआयुन कहता है, लेकिन एक दिन आपको जब मेरी सच्चाई पता चलेगी तो आप मुझसे नफरत करेंगी। सायु कहता है, नहीं करूँगा, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और मेरे लिए तुम बहुत स्पेशल हो। लेकिन हुआयुन उसे बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करता है। उसका ये नाटक देखकर तो वेनलिंग इरिटेट हो जाता है और चेंगी से कहता है, कब तक मुझे ये नाटक करना पड़ेगा, और अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो एक दिन सायु मुझे मार ही डालेगा। चेंगी कहता है, बॉस ऐसा नहीं होने देंगे। तभी वहाँ गाउतो आ जाता है और उसे बताता है कि उसने अक्स होटल के सभी कैमरा चेक किए हैं, लेकिन उस ओमेगा की फ़ोटो कहीं नहीं है। अब वो थोड़ी ना बताता कि वो ओमेगा खुद ही है। वेनलिंग कहता है, फोटोज कहाँ से आ सकती है, किसी ना किसी कैमरे में तो आया ही होगा, हम उसके कपड़ों से भी तो पता कर सकते हैं। सुनकर काव तो थोड़ा घबरा जाता है कि कहीं वह पकड़ा तो नहीं जाएगा, लेकिन वेनलिंग को जरा भी शक नहीं होता। वहीं सायु भी कैमरा चेक करवाता है, मगर उसे भी कुछ पता नहीं चलता। घर आने पर वह हुआयुन को देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन हुआयुन उसे अपने करीब नहीं आने देता और गेस्ट रूम में सोने कहता है। लेकिन सायु तो उसके बेड के पास ही सो जाता है और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। यह देखकर हुआयुन उसे फ्लोर पर सोने के लिए मना करता है। सायु कहता है, तो फिर मेरे साथ रूम में चलो। हुआयुन जब कुछ नहीं कहता तो सायु उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाकर रूम लेकर आ जाता है। वह उसके क्लोज होना चाहता था, लेकिन हुआयुन मना कर देता है। सायु कहता है, अगर तुम नहीं चाहते तो हम कुछ नहीं करेंगे। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही इम्पेशेंट हो गया था। हुआयुन कहता है, लेकिन आप मुझे किस कर सकते हैं। सुनकर सायु उसे किस करता है। अगली सुबह सायु बहुत ही खुशी से उठता है, जिसका ग्लो उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। और फिर वह देखता है कि हुआयुन ने लाइब्रेरी के लिए केक बनाया था। यह देखकर सायु कहता है, मैं बहुत लकी अल्फा हूँ जिसे तुम जैसा ओमेगा मिला है। इसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी आते हैं, केक को एंजॉय करते हैं, बुक्स रीड करते हैं और थोड़ा रोमांटिक भी होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर भूकंप आ जाता है। सायु हुआयुन को जाने कहता है, तभी उनके ऊपर दीवार गिरने वाली थी। यह देखकर हुआयुन सायु के सामने ही अपनी एनिग्मा पावर का इस्तेमाल करता है। यह देखकर तो सायु शॉक हो जाता है, लेकिन तुरंत बेहोश भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ भूकंप की न्यूज़ सुनकर वेनलिंग गाउतो को कॉल कर कहता है कि तुम अपने उस टूटे फूटे घर में मत जाना, अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम मेरे घर आ जाना। गाउतो कहता है, मिस्टर सेन, सिंह को हॉस्पिटल में मेरी ज़रूरत है तो आज मैं वहीं पर रहूँगा। इस तरफ सायु को बचाने के चक्कर में हुआयुन के बैग में रोड घुस जाती है, लेकिन फिर भी वह उसे निकाल देता है और फिर खुद चेंगी को मैसेज कर सायु के बारे में बताता है। तभी सायु को भी होश आ जाता है, लेकिन उसे फिर हुआयुन के पावर के बारे में याद आता है। तो वह पूछता है, तुम भी एस क्लास अल्फा हो ना, तो इतने दिनों तक तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, हाँ? हुआयुन कहता है, आई एम सॉरी, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं। और फिर उसे कुछ भी बोलने से मना करता है क्योंकि उसके सर पर चोट लगी थी। लेकिन सायु तो उससे बहुत गुस्सा था और फिर उसे याद आता है कि ये फेरोमोन तो
उसने पहले भी स्मेल किए थे। तो वह कहता है, इसका मतलब तुम ही अक्स होल्डिंग के वो मिस्टीरियस ऑनर हो। वायुन उससे गुस्सा ना करने कहता है, लेकिन सायु तो बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन फिर वह वायुन की हालत देखकर उसे सहारा भी देता है और कहता है, तुम ऐसा मत समझना, मुझे तुम्हारी फिक्र है। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करता। वायुन उसे हक कर रेस्क्यू टीम के बारे में बताता है। सायु कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? आखिर कौन हो तुम और चाहते क्या हो? वायुन कहता है, मैं कौन हूँ और क्या चाहता हूँ इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचाऊँगा और मैं तुमसे चोट नहीं पहुँचना चाहता था। ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब इतना समझ लो, मैं ओमेगा तो नहीं हूँ। सावी कहता है, तो फिर वो सब क्या था? हाँ, वाइन कहता है, वो फेरामोन मॉडिफायर है जो अक्स होल्डिंग की नई रिसर्च है। एंड डोंट वरी, मैं कभी तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सावी कहता है, अपनी ये कामिंग फेरामोन रिलीज करना बंद करो। मैं कोई ओमेगा नहीं हूँ और अगर तुम ऐसे ही रिलीज करते रहे तो तुम मर जाओगे, क्योंकि अक्सर ओमेगाज कामिंग फेरामोन से शांत हो जाते हैं और इसीलिए वाइन ऐसा कर रहा था। वाइन कहता है, नहीं मरूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तभी साहिल को उस रात के बारे में याद आता है तो वो पूछता है, क्या उस रात तुम थे? वाइन कहता है, हाँ। और फिर कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। कहते हुए वह बेहोश हो जाता है। तभी रेस्क्यू टीम भी आ जाती है। जेंगे को अपने बॉस की फिक्र हो रही थी, लेकिन वहीं वाइन तो सायु की फिक्र कर रहा था और वह जेंगे को सायु को हॉस्पिटल ले जाने कहता है। यह सुनकर मैंने उसकी इस पागलपंती पर उसे बहुत सुनाता है और कहता है, क्या तुम उसके प्यार में इतने पागल हो गए हो जो तुम्हें अपना भी होश नहीं है? वाइन कहता है, नहीं, बल्कि मुझे तो डर है कि कहीं मेरा प्यार ना कम हो जाए। तभी डॉक्टर वेलिंग से पेशेंट के बारे में पूछता है तो वेलिंग वायुन की तरफ इशारा करता है। डॉक्टर जब उससे पूछता है कि वो रोड किसने निकाली तो वह बहुत ही आसानी से कहता है, मैंने। यह सुनकर एक नर्स कहती है, ये कहीं पागल पागल तो नहीं है, क्योंकि जब डॉक्टर ने उसे एनेस्थेसिया देने के लिए कहा तो वह उसके लिए मना कर देता है और ऐसे ही अपना ऑपरेशन कराता है। एंड सच में यार, वायुन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस तरफ जेंग्यू वेलिंग को बताता है कि सायु भी ठीक है, बस सर पर चोट है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। वेलिंग कहता है, पता नहीं सायु में ऐसा क्या है, जब भी उसकी बात आती है वह बिल्कुल पागल हो जाता है। उसने उसे एक बार ही तो बचाया था और वह उसके पीछे यहाँ तक चला आया। जेंग्यू कहता है, बॉस मिस्टर सिंह को बहुत सालों से पसंद करते हैं। वेलिंग कहता है, हाँ जानता हूँ, लेकिन वायुन की कंडीशन के बारे में उसके भाइयों को पता नहीं चलना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अगले दिन वेलिंग जब वायुन से मिलने आता है तो देखता है कि वह तो सायु को मैसेज करने में बिजी है। वह कहता है, वह उससे माफ़ कर दे, उसे बहुत दर्द हो रहा है, मेडिसिन का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और उसे कोई मिलने भी नहीं आ रहा। ये देखकर वेलिंग कहता है, अच्छा, क्या मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ और तुम उसे इतने मैसेज कर रहे हो, लेकिन उसने तो तुम्हें एक भी बार रिप्लाई नहीं किया है। वाइन कहता है, प्लीज़ बताओ ना, सायु मुझे माफ़ कब करेगा? वेलिंग कहता है, अरे यार, मुझे कैसे पता होगा? वहीं सायु को डॉक्टर बताता है कि वह अब घर जा सकता है। सायु हूँ कहता है और फिर वाइन के बारे में पूछता है। डॉक्टर कहता है, उनकी 2 घंटे तक सर्जरी हुई है, लेकिन वो अब ठीक है। तभी वह वाइन के मैसेज देखता है और फिर इग्नोर कर देता है, लेकिन जाने से पहले वह एक बार वाइन से मिलने जाता है, लेकिन वेलिंग को उसके पास देखकर बहुत जेलस होता है और फिर वह उसे ब्लो की मार देता है। वहीं हम उस पर्सन को देखते हैं जिसने वाइन को किडनैप करने के लिए कहा था और वह अपने आदमियों पर चिल्ला रहा था कि तुम लोग एक ओमेगा को भी किडनैप नहीं कर सकते। हाँ, वो लोग कहते हैं वो ओमेगा नहीं है क्योंकि उसके फेरामोन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे वह कोई एस क्लास अल्फा हो, और हमने तो पहले ही कहा था हमें सीधे सायु को ही किडनैप करना चाहिए। वह पर्सन कहता है, वह एस क्लास अल्फा है, तुम दोनों उसे हैंडल कर पाओगे? वो लोग कहते हैं, पिछली बार अक्स होल्डिंग में सिक्योरिटी टाइट थी, लेकिन अगर आप पैसे डबल कर देंगे तो हम उसे इस बार किडनैप कर लेंगे। इसके बाद
हमें यहाँ पता चलता है कि वह पर्सन सायु का ही सौतेला भाई साउ किंग है और वह उन दोनों को सायु के फेरोमोन ग्लैंड को ही ख़त्म करने कहता है। मतलब अगर किसी अल्फा का फेरोमोन ग्लैंड ही नहीं रहेगा तो वह बिल्कुल पावरलेस हो जाएगा और उसे मारना बहुत आसान हो जाएगा। वहीं सिंह गौतम से कहती है, डॉक्टर ने कहा है मैं अब ठीक हूँ और कुछ दिन बाद मैं डिस्चार्ज भी हो जाऊंगी, तो आपको रोज़ रोज़ यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे ही छुट्टी लेते रहे तो आपका वो बॉस जो हर जगह आपको लेकर घूमता रहता है वो आपको नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर कहता है ऐसा नहीं है, मिस्टर सेन बहुत अच्छे हैं। सिंह कहती है लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, वह आपका क्लासमेट रह चुका है इसलिए तो वह आपसे सभी काम करवाता रहता है। तभी वह लिंग वहाँ जाता है। कातू जब उससे बैठने कहता है तो वह कहता है नहीं, मैं हुआयुंग से मिलने आया हूँ, वह हॉस्पिटलाइज है। कातू शोक हो जाता है और फिर वह भी हुआयुंग से मिलने कहता है। वहीं हुआयुंग तो सायुग को पटाने के लिए बहुत सारे लेटर लिख रहा था। यह देखकर वैनलिंग उसे बहुत टीज करता है। तभी गाउतो भी हुआयुंग के हालचाल पूछने आ जाता है। हुआयुंग गाउतो को देखकर वैनलिंग से कहता है, वैसे मैंने सुना था तुम अक्स होटल में अपने सोलमेट से मिले थे। यह सुनकर तो वैनलिंग गुस्साई जाता है। गाउतो उसकी साइड लेते हुए कहता है एक्चुअली वो ओमेगा हिट में था और मिस्टर सेन गलत वक्त पर वहाँ पहुँच गए थे। वाइन कहता है तो क्या आपको उस ओमेगा के बारे में पता चला? गाउतो कहता है नहीं। वाइन कहता है लेकिन मेरे पास उसकी बेग की फ़ोटो है। वैनलिंग देखने कहता है लेकिन वाइन कहता है मैंने कहा था ना मेरे पास सिर्फ उसकी बेग की फ़ोटो है तो तुम उसे नहीं पहचान पाओगे। तभी वैनलिंग के पास चेंग्यू का कॉल आ जाता है तो हुआयुंग कहता है तुम जाकर कॉल देखो, मैं गाउतो को वो फ़ोटो दिखा दूंगा। वैनलिंग तो चला जाता है। वहीं गाउतो देखता है कि हुआयुंग के पास तो उसकी फ्रेंड की फ़ोटो थी। वह उसे सब कुछ बताना चाहता था लेकिन हुआयुंग मना कर देता है और फिर पूछता है तुम वैनलिंग को पसंद करते हो ना, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन वैनलिंग गाउतो को वहाँ ना देख हुआयुंग से पूछता है। हुआयुंग कहता है वो तो चला गया। वैनलिंग कहता है तुम उसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हो? हुआयुंग कहता है लेकिन भला मैं उसे क्यों रोकता? अगर तुम्हें उसे देखना ही है तो रोज़ रोज़ उसकी बहन से मिलने जाया करो, और वैसे तुम कंपनी में तो रोज़ उससे मिलते ही हो ना। वैनलिंग कहता है मिलता हूँ, वह तो कई दिनों से कंपनी नहीं आ रहा। हुआयुंग कहता है सच सच बताना, तुम गाउतो को पसंद करते हो ना? सुनकर वैनलिंग गुस्से में कहता है लगता है भूकंप से तुम्हारा दिमाग भी हिल गया है, तो मेरी फिक्र छोड़ो और तुम बस अपने सायु को पटाने में ध्यान दो। वहीं गाउतो को देखते हैं जैसे हुआयुंग ने फ़ोटो देकर कहा था मेरे पास सिर्फ यही फ़ोटो है जो मैंने तुम्हें दे दी है और अब वैनलिंग को दिखाना या ना दिखाना तुम्हारा फैसला है। तभी वैनलिंग उसे कॉल कर पूछता है तुम चले क्यों गए? गाउतो कहता है क्यों, क्या कुछ काम था? वैनलिंग कहता है नहीं, और हुआयुंग ने तुम्हें उस ओमेगा की फ़ोटो दी थी ना, तो पता चला वह कौन है? गाउतो थोड़ा रुक कर कहता है नहीं, उस फ़ोटो से कुछ पता नहीं चला, तो मुझे फिर से कैमरा चेक करने पड़ेंगे। और यहाँ गाउतो वैनलिंग को कुछ भी न बताने का फैसला करता है क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि वैनलिंग को ओमेगा से कितनी नफरत है और अगर उसे सच पता चल गया तो वह उससे भी नफरत ही करेगा जो वह नहीं होने देना चाहता। इस तरफ पिनमिंग सायु को हुआयुंग के लेटर्स देता है। सायु उन्हें रीड भी करता है लेकिन ऊपर से फेंकने भी कहता है। लेकिन अब तो हर रोज़ उसके पास लेटर आने लगे थे और हर बार वह उन्हें फेंकने ही कहता था। ये देखकर हुआयुंग खुद उससे मिलने आता है और वह अपने लेटर्स को डस्टबिन में जाते देखता है। वहीं सायु फिर से अपनी डेस्क पर लेटर देखकर पिनमिंग पर चिल्लाता है। पिनमिंग बताता है कि हुआयुंग खुद ये लेटर लेकर आया है और वह उससे मिलना चाहता है। सायु उसे इंतजार करने कहता है लेकिन हुआयुंग फिर भी उसके पास आ ही जाता है। सायु गुस्साई जाता है और कहता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ तो तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुआयुंग कहता है क्या तुम मुझे पसंद करने की कोशिश भी नहीं कर सकते? सायु कहता है नहीं। हुआयुंग कहता है लेकिन क्यों? सायु कहता है क्योंकि मुझे अल्फा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हुआयुंग कहता है
और अगर मैं अल्फा नहीं हूँ तो? सावी कहता है, तो क्या तुम बेटा हो? वायु कहता है, क्या मैंने तुम्हें इतना अनॉय कर दिया है? सावी कहता है, हाँ बहुत। वायु कहता है, प्लीज़ ऐसा मत कहो, मुझे दर्द होता है। सावी कहता है, और रियली? झूठे लोगों को भी दर्द होता है जब सब बस तुम्हारा झूठ पर ही टिका हुआ है। यहाँ तक तुमने तो मुझसे प्यार भी प्लान करके ही किया था। वायु कहता है, तो क्या तुम कभी मुझे माफ़ नहीं करोगे? सावी कहता है, कभी नहीं, तो यहाँ दोबारा मत आना। सुनकर वायु उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी सावी का पीछा करता रहता है। सावी तो इरिटेट हो जाता है। तभी वहाँ उसका अक्स आ जाता है, जिसे देख वायु उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे वह उसे मार ही डालेगा। यह देखकर तो अक्स भी डर जाता है और बेचारा वायु के इस कहर से बचकर भाग ही जाता है। और वायु फिर से सावी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह तो साफ इनकार कर देता है। नेक्स्ट सीन, वैनलिंग वायु को अक्स होल्डिंग और एचएस ग्रुप की मीटिंग के बारे में बताता है, लेकिन वह जाने से मना कर देता है और कहता है, मैं अभी छुट्टी पर हूँ। वैनलिंग कहता है, ओह रियली? सावी के पीछे पड़कर तुम अपनी छुट्टियाँ बिता रहे हो? वायु कहता है, मुझ संभाल कर, सावी मुझसे बात नहीं कर रहा, वैसे ही मैं दुखी हूँ, और ऊपर से तुम। वैनलिंग कहता है, हाँ तो दिमाग खराब करने से बेहतर है जाकर खाना खाकर सो जाओ। वैसे भी जब से सायु ने तुम्हें ब्लॉक किया है तब से तुम अच्छे से खाते पीते भी नहीं हो। वाइन कहता है, तुम मेरी फिक्र छोड़ो और ये बताओ, जिस ओमेगा के साथ तुमने नाइट स्पेंड की थी, कब तुमको उसके बारे में पता चला? वैनलिंग कहता है, नहीं। कब तुमने कहा? तुमने जो फोटो दी थी उसमें सिर्फ उसकी बेक ही है, तो वह उसके कपड़ों से पता लगाने की कोशिश कर रहा है। और भी कहता है, हे तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? वायु कहता है, जो मुझे पता था मैंने सब कुछ गाउतू को बता दिया है, और गाउतू बहुत इंटेलिजेंट है तो वो पता कर ही लेगा। वहीं दूसरी तरफ वो लोग सावी को किडनैप कर लेते हैं और वायु ये देखकर अपने ड्राइवर से उनका पीछा करने कहता है। नेक्स्ट सीन, वो लोग सावी के फेरामोन ग्लैंड को ख़त्म करने का प्लान करते हैं और बाद में उसे, लेकिन उससे पहले ही सावी को होश आ जाता है। वो लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सायु अपने फेरामोन रिलीज करने लगता है। वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपने घुटने टेक देते हैं, लेकिन तभी एक किडनैपर उसे एनेस्थीसिया दे देता है, जिसमें ऐसा जहर था जिसकी वजह से जेड क्लास अल्फा भी नहीं बच पाता। लेकिन वो लोग सायु को कोई और बड़ा नुकसान करते उससे पहले ही वहाँ पर वायु आ जाता है। वो लोग उसे भी पॉइजनाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे लोग एक एस क्लास अल्फा के आगे नहीं टिक पाए तो इनिग्मा के आगे तो वो एक मच्छर बराबर थे। और वायु उन्हें बहुत अच्छे से सबक सिखाता है और फिर सायु से कहता है, परमानेंट मार्किंग बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। मैंने सोचा था मैं शादी के बाद करूँगा, लेकिन तुम पॉइजनाइड हो और अगर मैंने तुम्हें नहीं किया तो तुम मर जाओगे। कहते हुए वह उसे मार्क करता है। एंड इस मार्किंग का मतलब है कि सायु अब सिर्फ और सिर्फ वायु का ही है। मार करने के बाद वह उसे घर लेकर आता है, लेकिन सायु अब वायु का एक्सक्लूसिव ओमेगा बन जाता है और उसकी हीट ट्रिगर हो जाती है, तो वह वायु के क्लोज हो रहा था। वायु भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर भी वह उसे पूछता है, तुम्हें इसका कोई रिग्रेट तो नहीं होगा ना? सायु कहता है, मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ। यह सुनकर वायु फिर अपना कंट्रोल पूरे तरीके से खो देता है और फिर उसकी हिट में पूरा साथ देता है। दूसरी तरफ पिनमिंग को सायु और वायु की फिक्र हो रही थी, तो वह वेलिंग को कॉल कर पूछता है, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं था। वहीं गाउतो को फिर से ऑफिस में देखकर सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, तुम्हारे बिना तो मिस्टर सेन बिल्कुल पागल ही हो गए थे। गाउतो कहता है, आई एम सॉरी, वो मेरी बहन की सर्जरी थी तो मैं नहीं आ पाया। तभी उसे उल्टी जैसा फील होने लगता है, तो वह वॉशरूम आ जाता है। उसकी ये हालत देखकर एक एम्प्लॉय बताती है कि उसकी पड़ोसन ओमेगा है और वह प्रेग्नेंट है, तो उसे मॉर्निंग सिकनेस होती है, लेकिन वह तो बेटा है ना, तो उसे गैस प्रॉब्लम ही हो सकती है। यह सुनकर गाउतो को शक होता है कि कहीं वह तो सच में प्रेग्नेंट नहीं है, तो घर जाते हुए वह प्रेगनेंसी किट ले लेता है और टेस्ट करने पर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, मतलब वह प्रेग्नेंट है।
लेकिन वह अच्छे से जानता था कि अगर वैनलिंग को पता चला तो वह इस बच्चे को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वह जॉब छोड़ने का ही फैसला कर लेता है। वहीं 2 दिन बाद सावी की हिट कंप्लीट हो जाती है और वह वायुन से उन किडनैपर्स के बारे में पूछता है। वायुन कहता है, मैंने उन्हें पुलिस को दे दिया। सावी कहता है, तुमने पुलिस को दे दिया? मुझे यकीन नहीं है। और तुम बिना डोर कोड के घर में कैसे आए? हाँ, वायुन कहता है, डोर कोड ही तो था, ढूंढना आसान था, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, ये दिक्कत है ना। साहिल कहता है, अभी बेचारा बनना बंद करो। वायुन कहता है, सॉरी, लेकिन मैंने जानबूझकर तुमसे झूठ नहीं बोला था। साहिल कहता है, झूठ झूठ होता है, चाहे वो किसी भी वजह से बोला गया हो। वायुन कहता है, मैं बस इसीलिए बोला था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था और मैं चाहता था कि तुम भी मुझसे प्यार करो। साहिल कहता है, मैंने पहले भी कहा था मुझे अल्फाज पसंद नहीं है। वायुन कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें प्रमाणित मार्क किया है। साहिल कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मुझे ओमेगा समझ रखा है? हाँ। वायुन कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा क्योंकि तुम्हें झूठ बोलने वालों से नफरत है, तो अब मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। साहिल को फिर भी यकीन नहीं होता तो वह उठ कर नहाने जाता है, लेकिन लास्ट नाइट की एक्सरसाइज से बेचारे की हालत ही ख़राब हो जाती है। वायु उसे हेल्प करने कहता है, लेकिन वह नहीं करने देता। वहीं गौतू जब छोड़ने से पहले वेनलिंग से पूछता है, अगर वो ओमेगा बाई चांस प्रेग्नेंट हो जाए तो वह क्या करेगा? वेनलिंग कहता है, तो मैं उसे अबॉर्ट करने कहूँगा, और तुम तो जानते हो ना मैं ओमेगा से कितनी नफरत करता हूँ। गौतू कहता है, तो क्या आपको बच्चे भी पसंद नहीं है? वेनलिंग कहता है, नहीं। और फिर उसे लगा कि गौतू का ओमेगा प्रेग्नेंट है, तो वह उस बेनाम ओमेगा की बहुत इंसल्ट करने लगता है। यह सुनने के बाद तो गौतम पूरी तरीके से जॉब छोड़ने का फैसला कर ही लेता है, लेकिन रेजिग्नेशन लेटर देखकर तो वेनलिंग और भी बौखला जाता है और कहता है, मैंने उस ओमेगा को कुछ क्या कह दिया? तुमने तो जॉब छोड़ने का ही फैसला कर लिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो? गौतम कहता है, हाँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, तो मैं यहाँ अब और काम नहीं कर सकता। वेनलिंग उसे रोकने का हर जतन करता है, इवन उसकी बहन के बारे में भी बोलता है, लेकिन गौतम ने तो जाने का फैसला कर लिया था, तो वह कहता है, मेरा ओमेगा प्रेग्नेंट है। यह सुनकर तो वेनलिंग का पारा और भी गर्म हो जाता है और वह कहता है, तुम एक ओमेगा के लिए जॉब छोड़ रहे हो? हाँ, एक बार घर जाकर अच्छे से सोचना, और जब तक कोई जवाब नहीं मिले मेरे पास भी मत आना। गौतम बेचारा मुँह लटका कर चला जाता है और वही वेनलिंग को अपने ही कहे पर रिग्रेट होता है। और तभी उसे ह्वांग की बात याद आती है कि कहीं वह गौतम को पसंद तो नहीं करता, लेकिन फिर खुद से ही कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, उसका तो ओमेगा है ना। वहीं ह्वांग सावी का बहुत ख्याल रख रहा था और सावी को ये बहुत पसंद आता है, लेकिन वहीं वह अपने कमर दर्द से भी परेशान था। ह्वांग उसे मसाज देने कहता है, लेकिन सावी मना करते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है। ह्वांग कहता है, मैं तुम्हारी मसाज तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें उठाकर तो लेकर जा सकता हूँ। सायु गुस्सा ही जाता है और उससे खाने कहता है, लेकिन ह्वांग तो उसके साथ बहुत क्लींजी बन रहा था और उसे कौंची खाने कहता है, जो सायु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वह खा ही लेता है। वहीं वैनलिंग गौतम के जाने से परेशान था, तो वह उसे रोकने के लिए गूगल करता है, लेकिन उसके जवाब देखकर तो इरिटेट हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वह उसे रोके तो रोके कैसे। लेकिन तभी वह गौतम की बातें सुनता है, जो सेक्रेटरी जनरल से कह रहा था कि अगर वैनलिंग खुद भी उसे कहेगा तब भी वह नहीं रुकेगा, लेकिन अगर वह अपनी कंपनी का 50% हिस्सा उसे दे देगा तो वह सोच सकता है। यह सुनकर वैनलिंग को गलत फहमी हो जाती है कि गौतम लालची आदमी है, लेकिन गौतम तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन वैनलिंग तो उसकी रिजाइन लेटर को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसे तो अब किसी और के हाथ की कॉफी भी पसंद नहीं आती। वहीं चिंगी उसे बताता है कि वायुन सायु से मैरिज करने वाला है। वैनलिंग कहता है, अच्छा है, सायु ओमेगा बनने के ही लायक है। चिंगी कहता है, एनिग्मा बनना ज़्यादा मुश्किल है। वैनलिंग कहता है, वायुन के रोना सीखने से ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है ना। जस्ट बिकॉज सायु को रोने वाले ओमेगा पसंद है, तो उसने सिर्फ
रोने के लिए कितनी मेहनत की थी। चिंकी कहता है हाँ, बॉस ने बहुत सफ़र किया है। पेनलिंग कहता है सावी के डैड को अब मेडिसिन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वह को ही दे देना। वह सावी की बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है तो इतना तो वह उसके लिए कर ही सकता है। वहीं पिन सावी को बहुत सारे मैसेज कर रहा था तो सावी उसे कार रेडी करने कहता है। तभी वायु उसे पिछले दिनों की बात करना चाहता था, लेकिन सावी कहता है मैंने उन दिनों अगर कुछ कहा भी है तो मुझे कुछ याद नहीं है, तो तुम उसे भूल जाओ। वायु कहता है लेकिन तुमने मेरे मार्क को एक्सेप्ट किया है। सावी कहता है क्या तुमने मुझे ओमेगा समझ रखा है? हाँ। वायु कहता है नहीं, मुझसे बेहतर तुम्हें कौन जान सकता है। सावी कहता है लेकिन मैं भला एक यूज़ किए हुए ओमेगा के मार्क को एक्सेप्ट कैसे कर सकता हूँ। वायु कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्या तुमने मेरा इस्तेमाल नहीं किया? सुनकर तो सावी की बोलते ही बंद हो जाती है और वह जाने लगता है। वायु रोक कर कहता है वह भी उसके साथ जाएगा। सावी कहता है क्यों, तुम्हें तुम्हारी कंपनी नहीं जाना, उसे भी तो संभालना है। वायु कहता है नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें पटाने के लिए पिछले 3 साल से छुट्टी ले रखी है। सुनकर सावी तो सुख हो जाता है और फिर जाने लगता है, लेकिन वायु उसके साथ ही कंपनी आ जाता है। पिन सावी को चेक कर उसकी फिक्र कर रहा था, लेकिन वायु को ये पसंद नहीं आता तो वह उसका हाथ हटाकर कहता है तुम चिंता मत करो, ये अपना ध्यान खुद रख सकता है। सायु उसे इग्नोर कर जाने लगता है तो वायु कहता है वो मैंने तुम्हारे डैड की मेडिसिन हॉस्पिटल में पहुंचा दी है, तो हम दोनों साथ में उनसे मिलने चलेंगे। वहीं साओ किंग पर चैरिटी के लिए पैसे का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी, जिसका दोस्त वह सावी को ही देता है कि अगर वो नहीं होता तो उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस तरफ वायु को चिंकी बताता है कि उन किडनैपर से कुछ भी पता नहीं चला है कि सावी को किडनैप करने के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन इतना पता चला है कि जो भी है सिंह फैमिली में से ही हुई है। वायु फिर उन किडनैपर पर नजर रखने कहता है। इस तरफ सायु काफ़ी लंबी मीटिंग के बाद थक जाता है तो वह पिनमिंग को कॉफ़ी के लिए बोलता है, लेकिन वायु कॉफ़ी लेकर आता है। ये देख वह कहता है तुम अभी तक गए नहीं। वायु सायु को समझाने की कोशिश करता है कि जो जहर उसे दिया गया था उसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी अगर वह उससे परमानेंट मार्क नहीं करता तो। सायु कहता है अच्छा, तो फिर मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ? हाँ, और तुमने मुझे अभी तक ये भी नहीं बताया कि परमानेंट मार्किंग है क्या? हाँ, एक एडवांस अल्फा नॉर्मल अल्फा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसे भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वह उसे परमानेंट मार्क करता है, लेकिन मैं भी अल्फा हूँ तो तुम मुझे मार्क कैसे कर सकते हो? वायु कुछ न बताकर उसे रेस्ट करने कहता है। सावी कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और क्या अक्स होल्डिंग के ऑनर के पास इतना टाइम है कि वह दूसरों के काम में टांग अड़ा रहा है? वायु कहता है मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, सो प्लीज़ मुझे तुम्हारा सेक्रेटरी बनने दो। हाँ, फिल्मिंग बहुत अच्छा है, लेकिन वह हर वक्त तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता ना। सायु गुस्से में कहता है मैं एस क्लास अल्फा हूँ तो मुझे किसी के प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। वायु कहता है लेकिन उन किडनैपर की वजह से मुझे तुम्हें अकेला छोड़ने से डर लग रहा है। सायु कहता है हाँ, डरने की ज़रूरत तो तुम्हें ही है। वायु करीब आकर पूछता है कौन हूँ मैं तुम्हारा, और फिर फोर्सफुली किस कर कहता है प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सायु कहता है लेकिन मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर वायु उससे किस करने लगता है। सायु उसे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं होता तो फिर वह भी उसे किस करने लगता है, और जैसे ही वायु किस में मेल्ट होता है वह तुरंत उसे दूर कर कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे अल्फा पसंद नहीं है। वायु कहता है लेकिन मैं तो इनिंग हूँ। सायु कहता है तुम्हें तो सुके बेटा होना चाहिए था। वायु कहता है ये क्या होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसके बारे में भी पता कर लूँगा, लेकिन प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दो, मैं अब कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। सायु कहता है आखिर तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? वायु कहता है तुम्हारे प्ले बॉय होने को छोड़कर मुझे सब कुछ पसंद है। यह सुनकर सायु की बोलती ही बंद हो जाती है, और फिर वह कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, लेकिन मैं जो पूछूंगा तुम्हें सच सच बताना होगा। क्या हम हॉस्पिटल में बाई चांस मिले थे? वायु कहता है नहीं। सायु कहता है
हाची हॉस्पिटल में सच में तुम्हारी बहन है? वायुन कहता है नहीं, वो तो गौतम की बहन है। सायु कहता है सब कुछ तुम में झूठा है, तो फिर सच क्या है? वायु लेटी प्रेमी कहता है मेरा प्यार सच्चा है। सायु कहता है कब से प्यार करते हो तुम? हाँ, वायुन कहता है 15 साल से। यह सुनकर सायु को अंदर से बहुत खुशी होती है कि वह उससे एलिमेंट्री स्कूल से प्यार करता है। वायुन कहता है मैं आपके लिए ही पैदा हुआ हूँ। पहले मैं बस जानना चाहता था कि तुम दूसरों से अलग क्यों हो, लेकिन फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ तुम तो हमेशा से ही अलग थे। इसके बाद फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं। साउकिन जेल में 80,000 रुपये हार जाता है, जिसके लिए सायु उसे बहुत डांटता भी है, लेकिन साउकिन टोना धोना कर कर उससे पैसे ले ही लेता है। लेकिन ये सब उसने बहुत बार किया था और ये सब वहीं बैठे वायुन को पसंद नहीं आता, क्योंकि हर बार साउकिन सायु को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाता है और सायु के इसी काइंड नेचर ने वायुन का दिल चुरा लिया था। इसीलिए तो उसका पूरा रूम उसी के फोटो से भरा पड़ा था और वह हर वक्त बस उसी की पेंटिंग बनाता रहता है। लेकिन उसके भाई को ये पसंद नहीं आता, क्योंकि उसने बिचाव होल्डिंग कंपनी का नाम बदल कर अक्स होल्डिंग जो रख दिया था और ऊपर से उसे फूटी कोड़ी भी नहीं मिली थी, तो वह गुस्से में सायु की एक फ़ोटो फाड़ देता है। यह देखकर वायुन गुस्साई जाता है और उसका एक हाथ ही तोड़ देता है और फिर फोटो के उन टुकड़ों को जोड़ने लगता है। उस बेचारे की लाइफ थी ही ऐसी। उसकी फैमिली में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था और सभी लोग लालची थे। बस एक सायु ही था जो उसकी लाइफ में रोशनी बनकर आया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, सायु शौक होकर पूछता है क्या तुम मुझे 15 सालों से प्यार करते हो और तुमने मेरी फ़ोटोज़ लेने के लिए स्पाई भी लगा रखा था? वायुन कहता है नहीं, वो फ़ोटोज़ मैंने खुद ली है, मैं नहीं चाहता था कोई और तुम्हें देखे। सायु कहता है तो तुम मेरे फैन बॉय हो? वायुन कहता है हाँ, जो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है। यह सुनकर सायु को बहुत खुशी होती है। तभी उसे वेनलिंग के बारे में याद आता है। वह पूछता है तुम्हारे और वेनलिंग के बीच क्या चल रहा है? हाँ, तुम उसके साथ क्यों जाते हो? वायुन कहता है हर रेड पीरियड में मुझे तुमसे मीटिंग करने की इच्छा होती थी और मुझे डर था कहीं मैं तुम्हें इसकी वजह से हर्ट ना कर दूँ, इसलिए वो तो बस बहाना था और हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, तो तुम्हें जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सायु कहता है किसने कहा मैं जेलस हूँ? लेकिन वायुन तो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी सायु पूछता है तुम एचएस ग्रुप के भी पार्टनर हो ना? वायुन कहता है हाँ, एच का मतलब वहाँ से है और एस का सेंग से। मतलब वेलिंग को पता ही नहीं है कि जिस नाम से वह कंपनी चला रहा है वह तो एक्चुअली में वायुन और सायु के नाम की है। सायु पूछता है तुम वेलिंग को कब से जानते हो? वायुन कहता है जब वह 14 साल का था और उसने अपने फादर को खो दिया था, तभी मैं उससे पहली बार मिला था, क्योंकि उसके ओमेगा फादर और मेरी मॉम फैमिली फ्रेंड थे और उसके फादर ने जाने से पहले मुझे उसका ध्यान रखने कहा था। सायु कहता है तो तुम उसे बचपन से जानते हो? वायुन कहता है हाँ, उसके ओमेगा फादर मिलिट्री में थे और अल्फा फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन और उनकी पॉलिटिकल मैरिज हुई थी, लेकिन बाद में इसी पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से उसके ओमेगा फादर मर गए थे। सायु कहता है तभी वह इतना साइकोपैथ है और ओमेगा से नफरत करता है। वायुन कहता है हाँ, और उसके ओमेगा फादर के जाने के बाद ही उसने मुझसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे मांगे थे। सायु कहता है तो मेरे फेरामोन से शैम्पू, शावर जेल और टॉयलेट क्लीनर बनाने का आइडिया तुम्हारा था? वायुन कहता है हाँ, क्योंकि मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि तुम्हारी सेंट कितनी अमेजिंग है। सायु तो ब्लिसाई जाता है और फिर कहता है तुम ऐसे ही लोगों को पटाते हो? हाँ। वायुन कहता है नहीं, मैं तो बस तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता हूँ। सायु कहता है मेरा सेक्रेटरी बनना इतना आसान भी नहीं है, मैं जो कहूँगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। वायुन तो तुरंत राजी हो जाता है और फिर कहता है मेरा कोई भी नहीं है, ना ही तो फैमिली और ना ही फ्रेंड, बस तुम ही हो। सायु कहता है अच्छा, तो वैनली और चेंग्यू फिर क्या है? वायुन कहता है वो तो बस ऐसे ही दोस्त हैं जिनके साथ मैं बस काम करता हूँ। और वह कहता है क्या मैं तुम्हें किस कह सकता हूँ? सायु जब मना कर देता है
तो हुआयुं पाउट पढ़ना लेता है। यह देखकर सायु उसे किस देता है। वहीं गाउतू को डॉक्टर उसके फेरामोन डिसऑर्डर के कारण उसे बच्चा अबॉर्ट करने कहता है। गाउतू कहता है कि इसे रखने का कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर कहता है अगर तुम किसी और के फेरामोन भी यूज़ करोगे तब भी कोई फायदा नहीं है। और फिर डॉक्टर वेनलिंग को कर्ज करने लगता है। गाउतू कहता है दोस्त मेरा है, क्या कोई रास्ता नहीं है इस बच्चे को रखने का। डॉक्टर फिर भी उसे अबॉर्ट करने को ही सजेस्ट करता है क्योंकि उसके अल्फा के बिना उसकी प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल जाने वाली है और उसे अब फेरामोन को छुपाने वाली मेडिसिन और स्प्रे को भी बंद कर देना चाहिए। बच्चे के लिए वो सही नहीं है। वहीं गाउतू के बिना तो वेनलिंग का कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पा रहा था और वह बस एम्प्लॉयज़ पर चिल्लाए जा रहा था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि गाउतू कंपनी में ही है तो उसके पास जाने के बहाने ढूंढने लगता है। लेकिन तभी गाउतू खुद ही आ जाता है और कहता है वह उसके सभी काम जो सेक्रेटरी को धीरे धीरे सौंप देगा। वेनलिंग पास आकर उससे बात करना चाहता था लेकिन गाउतू पीछे खिसक जाता है और ये कहकर चला जाता है कि वह उसके सभी पैसे दे देगा जो उसने लिए थे। वेनलिंग तो फिर कुछ बोल ही नहीं पाता। दूसरी तरफ पिनमिंग वायुंग से कहता है कि जब से उसने कंपनी ज्वाइन किया है तब से सायु किसी भी रिश्ते में इतना सीरियस नहीं था जितना वह उसके रिश्ते के लिए है। तो वह उसे दोबारा कभी झूठ ना बोले क्योंकि अगर उसने बोला तो वह सच में उससे नफरत करने लगेगा क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करता है। यह सुनकर तो हुआयुं खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन हुआयुं सायु को सोते देख उसे टुकर टुकर निहार रहा था। सायु उसे वहाँ देखकर सरप्राइज हो जाता है और पूछता है तुम यहाँ कैसे आए। हुआयुं बताता है कि वह फल देने आया था। सायु कहता है उसके लिए तो मेरे पास 17 सेक्रेटरी है, वो भी तो दे सकते थे ना। हुआयुं कहता है लेकिन यहाँ तुम्हारे पास आने का किसी को हक नहीं है। और भी कहता है पिनमिंग ने मुझे बताया कि तुम्हें फेरामोन डिसऑर्डर है लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सायु कहता है हाँ है और इसीलिए मुझे चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना होगा। हुआयुं कहता है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और अगर सच में फेरामोन में प्रॉब्लम हुई तो फिर तुम्हें अपने पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी ना। सायु कहता है ओ तुम्हें बड़ी जल्दी है मेरा पार्टनर बनने की। हुआयुं कहता है हाँ क्योंकि तुम्हें बताने के लिए मैंने कितनी मेहनत जो की है। नेक्स्ट सीन डॉक्टर सायु की रिपोर्ट देखकर कहता है कि अब उसके फेरामोन ठीक है तो क्या वह अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअली एक्टिव है। लेकिन उसके बोलने से पहले ही हुआयुं हाँ बोल देता है तो डॉक्टर उसे सजेस्ट करता है कि अगले रट के दौरान वह उसी ओमेगा पार्टनर के साथ इंटीमेसी करे। सुनकर हुआयुं डॉक्टर की तरफ घूर कर कहता है आप मेरे पार्टनर को किसी और के साथ सोने के लिए बोल रहे हैं हाँ। सायु उसे रोकते हुए कहता है गुस्सा मत करो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। हुआयुं कहता है वैसे ये डॉक्टर ने जो इंटीमेसी के बारे में कहा था तुमने सुना था ना और तुमने मेरे अलावा तो अभी किसी के साथ इंटीमेसी नहीं की है। यह सुनकर सायु पलट जाता है लेकिन हुआयुं तो घर आने के बाद उसके क्लोज होने की कोशिश कर रहा था मगर सायु उसे दूर कर रहा था। तो हुआयुं कहता है डॉक्टर ने तुम्हें अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी के लिए कहा था ना तो क्या तुम उनकी बात नहीं मानोगे। सायु कहता है उन्होंने ओमेगा पार्टनर के लिए कहा था तो क्या तुम ओमेगा हो। हुआयुं कहता है नहीं लेकिन मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ कहते हुए फिर रोमांटिक होने लगता है लेकिन उसे प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था। तो सायु टीज करते हुए कहता है क्यों क्या ये सब तुमने किसी और के साथ भी किया है। हुआयुं कहता है नहीं मैंने तुम्हारे अलावा किसी और को छुआ भी नहीं है। सायु कहता है हाँ तो फिर क्या दिक्कत है। हुआयुं कहता है ठीक है तो आगे जो भी होगा उसका दोस्त मुझे मत देना कहते हुए वह तो शुरू हो जाता है। वहीं शाओकिन को कर्जदार 30 लाख रुपए मांगता है लेकिन उसके पास तो कुछ भी नहीं था। वहीं हुआयुं की कुकिंग स्किल देखकर सायु कहता है यकीन नहीं होता अक्स होल्डिंग का ऑनर खाना बनाना भी जानता है। हुआयुं बताता है उसे खाना बनाना सीखने के लिए 3 महीने लगे थे और भी कहता है मुझे इसके लिए कुछ रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। सायु फिर उसे बहुत अच्छा रिवॉर्ड देता है। हुआयुं बेहक के कहता है बहुत जल्द तुम्हारी रट आने वाली है और मार करने के बाद ये बहुत पेनफुल होगी तो तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी।
मगर सायु को अभी भी यकीन नहीं होता कि हुआंग ने उसे मार कर दिया है। वहीं साओकिन सायु से मिलने कंपनी आता है, लेकिन उसे इंतजार करने के लिए कहा जाता है। इस तरफ पिनमिंग हुआंग को बताता है कि सायु 2 घंटे से अपने रूम में ही बंद है और ना ही कोई जवाब दे रहा है। दरअसल सायु तो रट से गुजर रहा था, जो बहुत पेनफुल थी, लेकिन हुआंग के आवाज़ देने पर वह डोर खोल भी देता है और फिर हुआंग उसकी हेल्प करता है। वहीं साओकिन पिनमिंग पर चिल्ला रहा था कि अभी तक उसे सायु से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। पिनमिंग बताता है कि वह मीटिंग में है। नेक्स्ट दिन सायु जब उसके पास आता है तो वह फिर से उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उससे पैसे ऐंठने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सायु पैसे देने से मना कर देता है। तो साओकिन उसके पैरों में ही गिर जाता है और कहता है कि वह आखिरी बार उसकी हेल्प कर दे, इसके बाद वह कभी भी जुआ नहीं खेलेगा। और हमारा इनोसेंट सायु फिर से उसकी बातों में आकर पैसे दे देता है। इसके बाद हुआंग उसके पास आता है और उसे बहुत ही लवी डवी बन रहा था। वहीं बेचारा सायु इतनी एक्सरसाइज करने के बाद थक गया था, तो वह घर जाने कहता है, लेकिन हुआंग तो बिल्कुल दुरुस्त था, तो वह घर आने के बाद कुकीज़ बनाने लगता है। वहीं सायु को साओकिन डिनर के लिए इनवाइट करता है और तभी उसे खबर मिलती है कि उसके डैड को होश आ गया है, तो वह हुआंग को भी उसके साथ चलने कहता है। लेकिन डैड तो हुआंग को देखकर सरप्राइज थे। हुआंग बताता है कि वो और सायु डेट कर रहे हैं। यह सुनकर तो डैड उसका इंटरव्यू ही लेने लगते हैं, लेकिन सायु मना कर देता है। डैड भी हुआंग को बाहर जाने कहते हैं क्योंकि उन्हें सायु से कुछ बात करनी थी, मगर सायु फिर से मना कर देता है कि हम दोनों के बीच छुपाने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी हुआंग चला जाता है और तभी उसका कजिन उसे कॉल कर उसके फादर की ग्रेव पर जाने कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। तो फिर कजिन अपनी और अपनी अल्फा वाइफ की प्रॉब्लम शेयर करता है। हुआंग कहता है, तो फिर तुम उसे एक और बच्चा देकर खुश क्यों नहीं कर देते। कजिन पूछता है, अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें बेबी दे तो क्या तुम खुश होंगी। हुआंग कहता है, क्यों नहीं होगा। अगर आंटी ने बच्चा देने के लिए उसे मना लिया तो मैं डैड की ग्रेव पर ज़रूर आऊँगा। वहीं सायु डैड को हुआंग के बारे में सब कुछ बताता है। डैड कहते हैं, वह तुमसे बहुत छोटा है, लेकिन अगर तुम्हें पसंद है तो फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं खाऊंगा। सायु कहता है, आप और वो चाहे या फिर ना चाहे, लेकिन मैं तो उससे शादी कर कर ही रहूँगा। नेक्स्ट सीन हुआंग सायु को प्रेगनेंसी चार्ट दिखा के कहता है, कभी ना कभी तो मेरे बच्चे के लिए मानोगे ही। सायु कहता है, तुम सपने देखने में बड़े माहिर हो। हुआंग कहता है, हाँ, और सच करने में भी। वैसे डैड ने क्या कहा। सायु कहता है, वो तुम्हारे लिए मान गए हैं, इवन वो तो अपने ग्रैंड चाइल्ड का नाम भी सोचने लगे हैं। हुआंग कहता है, नहीं, नाम तो मैंने 16 साल की उम्र में ही सोच लिया था कि हमारे बच्चे का नाम हम दोनों के नाम से मिलकर वह सिंह होगा और निकनेम पीनट होगा। सायु कहता है, तुम तो कुछ ज़्यादा ही सपने देखने लगे हो। इसके बाद सायु साओकिन के साथ डिनर पर जा रहा था, लेकिन हुआंग किसी भी तरीके से उसके साथ जाने के लिए उसे मना ही लेता है। और जब साओकिन उससे पूछता है तो वह बताता है कि वह अपने साथ किसी और को भी लेकर आ रहा है। साओकिन को लगा वह पिनमिंग की बात कर रहा है, लेकिन जब साओकी कहता है कि वह उसके होने वाले जीजे को लेकर आ रहा है तो यह सुनकर तो हुआंग को झटका ही लग जाता है। वहीं झटका तो साओकिन को भी लगता है, क्योंकि उसने डिनर के बहाने सायु को मारने का प्लान जो बनाया था, लेकिन फिर भी वह अपने प्लान पर अड़िग रहता है। वहीं सायु और हुआंग को खाने में गड़बड़ लगती है, लेकिन फिर भी सायु तो इग्नोर कर खाने लगता है, लेकिन हुआंग नहीं खाता। और ऊपर से साओकिन सायु को बहुत ड्रिंक करा रहा था। वह तो हुआंग को भी कहता है, लेकिन हुआंग मना कर देता है और इन द एंड सायु बहुत ड्रंक हो जाता है और सायु हुआंग को भी फोर्स कर ड्रिंक करने कहता है, लेकिन ड्रिंक करते ही उसकी हालत ख़राब होने लगती है और वह पूछता है, क्या किया है तुमने। साओकिन कहता है, कुछ नहीं, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी मैं इसके फेरोमोन ग्लैंड को ख़त्म नहीं कर पाया, तो ये जिम्मा तो अब मुझे ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इसने मुझे भिखारियों की तरह ट्रीट किया है, तो इससे भी एस क्लास अल्फा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हुए वह सायु के ग्लैंड पर वार करता है, मगर वो वार वहीं अपने ऊपर ले लेता है और इस वजह से उसके फेरोमोन रिलीज होने लगते हैं
और वहीं साओ किंग को घुटन होने लगती है। लेकिन फिर भी वह हुआंग पर वार करता है, लेकिन हुआ उसके वार को डोज कर देता है और साथ में वह उसका वीडियो भी बना लेता है ताकि वह बाद में सावी को दिखा सके। और भी कहता है, साले साहब होने के नाते मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुमने सावी को चोट पहुंचाने की कोशिश की है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहते हुए अपने इनहिबिटर पेज को निकाल देता है और उसकी एनिग्मा फॉर्म को देखकर तो वह भाग खड़ा होता है। तभी उसके आदमी आ जाते हैं, लेकिन हुआंग उन्हें बहुत अच्छे से सबक सिखाता है और साओ किंग को भी। वहीं दूसरी तरफ गाओतू अपने चेहरे पर एक फीकी सी हंसी लेकर कंपनी छोड़कर चला जाता है, लेकिन वैनलिंग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि गाओतू उसे छोड़कर चला गया है। तो वह उसे पूछता है कि वह उस ओमेगा से शादी कब करने वाला है, मगर गाओतू पर्सनल मैटर कहकर कुछ भी नहीं बताता। वैनलिंग फिर उससे उस ओमेगा की फ़ोटो मांगता है, लेकिन गाओतू देने से मना कर देता है और ये चीज़ तो वैनलिंग के बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो वह बार बार गाओतू को मैसेज करने लगता है कि कब से तुम ऐसे बन गए हो, अपने ओमेगा के लिए इतना भी क्या पॉजिटिव बनना। गाओतू मुझे इग्नोर करना बंद करो। वहीं गाओतू मैसेज तो रीड कर रहा था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। और जैसे ही वह कुछ कहता, वैनलिंग कहता है वह अभी सो जाए, लेकिन सुबह उठकर वह उसे जरूर रिप्लाई करे। वहीं गाओतू की इस इग्नोरेंस से वैनलिंग को बहुत बुरा लग रहा था, सफोकेटेड फील हो रहा था, दिल में दर्द हो रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज़ उससे दूर जा रही है। लेकिन उस बेवकूफ़ को अभी तक ये रियलाइज नहीं होता कि वह गाओतू से प्यार करता है। लेकिन जब गाओतू उसे सुबह भी रिप्लाई नहीं करता तो वह और परेशान हो जाता है और भी कहता है, अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगा। लेकिन फिर अगले ही पल मैसेज को डिलीट भी कर देता है और फिर गाओतू से अपने पैसे मांग लेता है। गाओतू उसके मैसेज का रिप्लाई तो नहीं करता, लेकिन पैसे ट्रांसफ़र कर देता है और तभी उसके डैड भी उसे कॉल कर देते हैं, लेकिन वह अटेंड नहीं करता। तो वह मैसेज करने लगते हैं कि इस तरीके से तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसका खामियाजा उसे और उसकी बहन को भुगतना पड़ेगा। और इन सब से परेशान होकर वह अपनी सिम ही निकाल फेंकता है। वहीं वैनलिंग को जब पैसे रिसीव होते हैं तो यह देख कर तो वह और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि ये तो वह उसे बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहता था, मगर अब बुरा फील करने से होगा भी क्या। दूसरी तरफ डॉक्टर हुआंग को इलाज करने कहता है, क्योंकि उसका ग्लैंड पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। हुआंग कहता है, अगर इतनी ही दिक्कत है तो यहीं सभी के पास से उसका भी पेड़ लगा दे। डॉक्टर कहता है, ऐसी बात नहीं है, हमें पहले एग्जामिन करना होगा। हुआंग मना कर देता है और भी कहता है, अभी तक सभी को होश क्यों नहीं आया, सब कुछ ठीक तो है ना। तभी सभी को होश आ जाता है और वह हुआंग को देखकर घबरा जाता है। हुआंग कहता है, मैं ठीक हूँ। सभी कहता है, और साओ किंग, उसके साथ क्या किया है तुमने। मिंग कहता है, उसे पुलिस को दे दिया है। सभी को हुआंग पर यकीन नहीं होता तो वह पूछता है, क्या सच में यही किया है तुमने। हुआंग कहता है, हाँ, और उसने तुम्हें पॉइजन दिया था और अभी तक रिपोर्ट भी नहीं आई है, मुझे चिंता हो रही है। तभी वैनलिंग आते हुए कहता है, वो तो ठीक है, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। और फिर साइड से कहता है, तुम हर दूसरे दिन हॉस्पिटल पहुंच जाते हो, तो फिर तुम यहीं पर क्यों नहीं रह जाते। हुआंग उसे डांट देता है और फिर साइड से कहता है, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, अभी इसकी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है ना। वैनलिंग पूछता है, कौन सी प्रॉब्लम। हुआंग कहता है, क्यों, तुम गाओतू के जाने से परेशान नहीं हो। वैनलिंग कुछ नहीं कह पाता। वहीं सायु वहाँ से पूछता है, उसे हुआ क्या है। हुआंग फिर उसे सब कुछ बताता है और बताते बताते वह खुद बेहोश हो जाता है। डॉक्टर बताता है कि उसका बहुत ब्लड लॉस हो गया है, तो उसे ब्लड की ज़रूरत है। सायु बताता है कि वह भी उसी की तरह एस क्लास अल्फा है, लेकिन चैंग वैनलिंग के इशारे पर बताता है कि वह तो इनिग्मा है। यह सुनकर सायु शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ सिंह की सर्जरी सक्सेस हो जाती है, लेकिन गाओतू को उदास देखकर वह परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि डैड फिर से उसे परेशान कर रहे हैं और फिर इन सब के लिए वह खुद को ही दोष देने लगती है। गाओतू कहता है, वह अब उन्हें पैसे नहीं देगा और वह इन सब के लिए खुद को दोष ना दे। उसके पीले बड़े फेस को देखकर सिंह कहती है, क्या हुआ है, तुम कहीं खोए खोए रहते हो। गाओतू कहता है, उसने जॉब छोड़ दी है।
सिंह कहती है, हाँ तो अच्छा है ना, अब वह ठीक हो गई है तो अब से वह कमा लेगी और पैसों की किल्लत भी नहीं होगी। यह देखकर तो उसे बता ही देता है कि वह प्रेग्नेंट है। इस तरफ चेंगू वेनलिंग को बताता है कि ह्वांग को अभी होश तो नहीं आया है, लेकिन अब वह खतरे से बाहर है। वेनलिंग कहता है, और सायु कहाँ पर है? चेंगू कहता है, बॉस के पास ही है। वेनलिंग कहता है, मुझे ह्वांग का कुछ समझ नहीं आता, आखिर उस सायु में है ही क्या? उसके लिए तो उसने रोना भी सीखा है, जो उसे कभी नहीं आता था। वहीं सायु ह्वांग को सोते हुए देख रहा था। इसके बाद फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ ह्वांग सायु के दोस्तों को बातें करते सुनता है कि सायु को ओमेगाज बहुत पसंद है, लेकिन रोते हुए ओमेगा को देखकर तो वह उसकी तरफ खिंचा ही चला जाता है। नेक्स्ट सीन, ह्वांग खुद को आईने में निहार रहा था तो उसका कजिन पूछता है, तुम खुद को आईने में क्यों निहार रहे हो? कहीं तुम्हें किसी से प्यार तो नहीं हो क्या? ह्वांग कहता है, हाँ, और फिर पूछता है, कोई रोता कब है? कजिन कहता है, जब हमें दुख होता है तब हम रोते हैं। ह्वांग को लगा उसकी आंखों में ही प्रॉब्लम है तो वह अपनी आंखों का चेकअप कराता है, लेकिन चेंगू को बताता है कि उसकी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। ह्वांग कहता है, तो फिर मुझे रोना क्यों नहीं आता? चेंगू कहता है, उसे थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। ह्वांग को समझ नहीं आता तो चेंगू बताता है कि जब हम दुखी, हेल्पलेस और अनबियरेबल पेन से गुजरते हैं तो हमारी आंखों से अपने आप ही आंसू आ जाते हैं। ह्वांग कहता है, ऐसा तो मुझे हर वक्त फील होता है जब मैं सायु के करीब होता हूँ, पर उसके पास नहीं जा पाता, और अगर उसने रोना नहीं सीखा तो वह कभी भी सायु के करीब नहीं जा पाएगा। कमिंग बैक टू पार्सिंग, ह्वांग को होश आ जाता है। यह देख सायु पहले डॉक्टर को बताता है और फिर हुआ से मिलने के लिए मना करता है क्योंकि उसका बहुत ब्लड लॉस हो चुका था। मगर वह कहता है, प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत करना, लेकिन सायु तो गुस्सा करने के बजाय उसकी फिक्र कर रहा था और उससे कहता है कि तुम्हें ब्लड लॉस नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा ब्लड बैंक में नहीं है। ह्वांग कहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं अल्फा नहीं हूँ। सायु कहता है, और किसे यकीन होता है कि इनिग्मा सच में होते भी है? हाँ, और फिर कहता है, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो क्या ये सच है? ह्वांग कहता है, हाँ। सायु कहता है, तो फिर मुझे भी तुम्हें दर्द में देखकर दर्द होता है, तो अपना ख्याल रखो। मगर हुआ को अभी भी लग रहा था कि सायु उससे नाराज है तो वह उसे रोकने लगता है। यह देखकर सायु अपने हाथ में नाइफ रख लेता है और फिर कहता है, तुम्हें मुझे ऐसे देखकर दर्द होता है ना, तो मुझे भी होता है। यह सुनकर ह्वांग फिर खुशी खुशी अपना इलाज करवा लेता है। नर्स कहती है कि उसकी चोट काफ़ी गहरी है तो उसे अच्छे से रेस्ट करना होगा, और फिर वह सायु को भी दोबारा टेस्ट करने कहती है। ह्वांग पूछता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? नर्स बताती है कि उसका प्रोजेस्टेरॉन लेवल बहुत हाई है, जो प्रेगनेंसी को बताता है। यह सुनकर तो सायु कहता है, मैं एस क्लास अल्फा हूँ तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ? वहीं यह सुनकर तो ह्वांग तो बड़ा खुश हो जाता है, और उसका ये फेस देखकर सायु को समझ आ जाता है कि वही तो उस दिन इतना इम्पेशेंट हो रहा था। दूसरी तरफ वेनलिंग गौतम के रिप्लाई ना करने से परेशान था, और अब तो उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा था। तो वह सोचता है वह अपनी बहन के पास हॉस्पिटल में तो आया होगा, और क्लासमेट होने के नाते वह जा भी सकता है। और तभी वह गौतम को वॉशरूम में जाते देखता है। गौतम तो वेनलिंग की आवाज़ से शॉक हो जाता है और बार बार उसके फोर्स करने पर डोर भी खोल देता है और पूछता है कि वह यहाँ पर क्यों है। वेनलिंग बताता है कि ह्वांग हॉस्पिटल है तो वह उससे मिलने आया था, और फिर गौतम को उल्टी करता देख पूछता है कि उसे हुआ क्या है और वह क्यों उसके मैसेज को इग्नोर कर रहा है। गौतम कहता है, मैंने मैसेज नहीं देखे। वेनलिंग कहता है, तो फिर तुमने पैसे कैसे भेजे? गौतम कहता है, वक्त हो गया था तो बस भेज दिए। वेनलिंग कहता है, और तुम्हें इतने उल्टे क्यों हो रही है? हाँ, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? गौतम एक पल के लिए तो डर जाता है कि कहीं उसे सच पता तो नहीं चल गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वेनलिंग उसके पीले पड़े फेस को देखकर पूछता है कि तुम इतने पैल क्यों दिख रहे हो? क्या पैसों की कमी है जो तुम ठीक से खाना नहीं खाते? क्लासमेट होने के नाते मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। गौतम कहता है, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, कहकर चला जाता है। इस तरफ सायु का
3 बार टेस्ट करने पर भी प्रोजेस्टेरॉन लेवल वैसा ही था। वाइन कहता है, तो इसका मतलब सायु प्रेग्नेंट है? डॉक्टर कहता है हाँ, लेकिन उन्होंने अल्फा और एनिग्मा के बॉन्ड के बारे में कहीं नहीं सुना है, तो उन्हें एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए। वाइन कहता है, बच्चे का नाम तो हमने बहुत पहले ही सोच लिया है। मगर डॉक्टर के बच्चे को गिराने की बात सुनकर तो हुआयूं गुस्साई जाता है और कहता है, वो मेरा बच्चा है तो मेरी तरह ही स्ट्रांग होगा और थोड़े से ड्रग से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साहिल कहता है, डॉक्टर को डराना बंद करो। वाइन कहता है, मैं डरा नहीं रहा हूँ। साहिल कहता है, तुमसे तो मैं बाद में बात करूँगा। सुनकर हुआयूं पाउट बनाता है, जिसमें वह बहुत क्यूट लग रहा था। नेक्स्ट सीन, सायु प्रेगनेंसी और मार्किंग के बारे में पूछता है। वाइन कहता है, किडनैपर ने तुम्हें पॉइजन दिया था और अगर मैं तुम्हें मार्क नहीं करता तो तुम मर जाते, और ऐसा होता तो फिर मैं भी मर जाता। सायु को तो ये नौटंकी लगती है और फिर पूछता है, और ये प्रेगनेंसी का क्या मामला है? वाइन कहता है, मैंने तो तुमसे प्रोटेक्शन यूज़ करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने ही मना किया था, और फिर भला मैं कैसे रजिस्ट कर सकता हूँ? और वैसे भी मैं चाहता था कि हमारा भी कोई बच्चा हो। और फिर उसे बेखक कर कहता है, प्लीज़ मेरे बेबी को रख लो, मैंने तो बहुत पहले से ही उसका नाम भी सोच लिया था। साहिल कहता है, मैं अल्फा हूँ तो मैं कैसे रख सकता हूँ? मगर हुआ तो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है। साहिल पूछता है, मार्किंग के बाद मेरी बॉडी पर क्या असर पड़ेगा? वाइन कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हारी रेड साइकिल हिट साइकिल में बदल जाएगी। दूसरी तरफ गौतम ने सिंह के साथ जियान हुन को छोड़ने का फैसला कर लिया था। सिंह उसे टेस्ट करने कहती है तो वह कहता है, तुम्हारी अभी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है तो आराम तो तुम्हें करना चाहिए। सिंह कहती, नहीं, आराम की ज़रूरत तुम्हें है। और फिर कहती है, क्या हमारा यहाँ से जाना ज़रूरी है? गाँव में हॉस्पिटल फैसिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है, जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। गौतम कहता है, लेकिन यहाँ रेंट पे तो बहुत ज़्यादा है ना, और डैड भी मुझे कॉल करते रहते हैं। सिंह कहती है, आप उन्हें अब और पैसे नहीं देंगे? गौतम कहता है, मैं नहीं दे रहा, लेकिन अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो वो यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। सिंह कहती है, तो हम कहीं और चले जाएंगे जहाँ रेंट कम हो, और अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें अपने बच्चे के बारे में भी तो सोचना होगा। सुनकर गौतम फिर मान ही जाता है। वहीं वैनलिन को सिर्फ गौतम ही नज़र आ रहा था, तो वह उसे कॉल करता है, लेकिन बार बार फ़ोन ऑफ आ रहा था। तो वह परेशान होकर वायुम को कॉल कर पूछता है कि गौतम का फ़ोन ऑफ क्यों बता रहा है। वायुम कहता है, सीधी सी बात है, उसने फ़ोन बंद कर दिया है। वैनलिन कहता है, तो फिर मैं उससे बात कैसे करूँगा? वायुम कहता है, तुमने खुद ही तो उससे जॉब से निकाला था ना, तो अब इतनी परेशान क्यों हो रहे हो? वैनलिन कहता है, जॉब से निकाल दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे बात भी नहीं कर सकता, और उसने न ही तो कोई और कंपनी ज्वाइन की है और न ही वह घर पर है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? वाइन पूछता है, तुम उसके घर गए थे? वैनलिन कहता है, हाँ। वाइन कहता है, तो शायद वह तुमसे मिलना नहीं चाहता। और फिर कहता है, क्या तुम भी उसे पसंद करते हो? वैनलिन कहता है, मैं भी से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या कोई और भी उसे पसंद करता है? वैनलिन की बेवकूफ़ भरी बातें सुनकर वाइन सोचता है, इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी कहता है, अगर तुम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो पहले ये पता करो कि तुम गौतम को पसंद करते भी हो या नहीं। वैनलिन कहता है, लेकिन मैं उसे ढूंढूं कैसे? वाइन कहता है, तो तुम मानते हो कि तुम उसे पसंद करते हो? वैनलिन कहता है, वो सब छोड़ो और ये बताओ मैं उसे ढूंढूं कैसे? वाइन कहता है, अब इसके लिए काफ़ी देर हो गई है, और तुम जानते हो उस रात तुम्हारे साथ कौन था? वो गौतम ही था, और मैंने उससे फ़ोटो देखकर कहा भी था कि वह चाहे तो तुम्हें सच बता सकता है, लेकिन उसने नहीं बताया, तो उसने फैसला कर लिया है कि वह अब और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, और इसीलिए तो उसने जॉब छोड़ दी है। वैनलिन तो शौक हो जाता है और फिर कहता है, लेकिन गौतम तो बेटा है ना? वाइन कहता है, अब गौतम ही इकलौता ओमेगा बचा है तुम्हारी लाइफ में, उसे रखना या फिर ना रखना ये तुम्हारा फैसला है। यह सुनकर वैनलिन को कुछ समझ ही नहीं आता। नेक्स्ट दिन गौतम के डैड के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है कि गौतम ओमेगा फेरामोन डिसऑर्डर से गुजर रहा है, और ऊपर से वह प्रेग्नेंट भी है, और 2 हफ्ते से वह हॉस्पिटल भी नहीं आया है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, तो उन्होंने उसे कॉल किया है। इसके बाद
सेल शिफ्ट करके वाइन को दिखाते हैं, जिससे चेंग्यू बताता है कि जो एड स्क्रीन उसे लगाने के लिए कहा था वो रेडी है। और इसके बाद तो पूरे शहर में फायरवर्क्स होने लगते हैं जो सायु को प्रपोज करने के लिए थे। और ये सब बहुत वायरल हो जाता है कि जो अक्स हॉल्डिंग इतना दिखावा नहीं करती है, उसने इतना ग्रैंड प्रपोजल किया है। एक लड़की तो बताती है कि ऐसे ही उसके पार्टनर भी उससे पब्लिकली माफ़ी मांगी थी जब उनके बीच झगड़ा हो गया था, और वह उसे मना भी नहीं कर पाई। यह सुनकर विनलिंग को भी आइडिया आता है कि वह भी कौतुक के लिए कुछ ऐसा ही करेगा। दूसरी तरफ मिस्टर सिंह सायु को हॉस्पिटल बुलाते हैं। उसे लगा उनकी तबीयत खराब है, लेकिन पिनमिन बताता है कि शायद वो अक्स होटल के बिलबोर्ड प्रपोजल को लेकर बात करना चाहते हैं। और ये सच भी था, क्योंकि मिस्टर सिंह सायु से पूछते हैं कि वह अक्स होल्डिंग को कितने दिनों से जानता है। सायु कहता है बस कुछ दिनों से ही। मिस्टर सिंह कहते हैं तुम जानते हो तुम्हारी एज में मैं काम के साथ दूसरे ओमेगास का भी कितना ख्याल रखता था। सायु कहता है और उनमें से साउकिंग की मॉम भी थी ना। मिस्टर सिंह कहते हैं ये तो सभी अल्फाज का नेचर होता है। सायु कहता है सभी को बीच में मत कर सीटी, क्योंकि सभी अल्फा अपने पार्टनर को चीट नहीं करते हैं। मिस्टर सिंह कहते हैं हाँ मैं उसके साथ नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैंने उसे अच्छी लाइफ दी है। सायु कहता है अच्छा, अगर वह किसी और से शादी करती तो उसकी लाइफ और भी बेहतर हो सकती थी। सुनकर मिस्टर सिंह टॉपिक ही चेंज कर देते हैं और कहते हैं साउकिंग जो कर रहा है मुझे पता है, और इसीलिए मैंने उसकी मॉम को पनिशमेंट के तौर पर अलग कर दिया है। सायु कहता है कैसे अलग किया है? हाँ, आप उन्हें जियान के अच्छे से अच्छे लवर से मिला रहे हैं ताकि वह साउकिंग की बेल करा सके, जबकि उसने तो मुझे आपके बेटे को मारने की कोशिश की है, और वह तो आपका भी बेटा था ना। मिस्टर सिंह कहते हैं तुम भी मेरे बेटे ही हो जिसे मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कंपनी संभालने को दी है। सायु कहता है वो इसीलिए क्योंकि आपके बाकी बेटे नकारा थे। आपने मुझे बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बनाया है। आपने अपने बाकी सभी बेटों को तो बहुत अच्छे से रखा है और मुझे कंपनी संभालने को दे दिया। मिस्टर सिंह कहते हैं मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। और भी कहते हैं मुझे नहीं पता अक्स होल्डिंग के हायर को तुम्हें क्या पसंद आया है, और मैं जानता हूँ कि तुम वह को पसंद करते हो, और मैं तुम्हें उससे ब्रेकअप करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन अगर तुम अक्स होल्डिंग के हायर को हाँ बोलते हो तो फिर तुम्हें अपने और हुआ के रिश्ते को सीक्रेट रखना होगा। सायु कह रहा है और मैंने उसे हाँ कब कहा? मिस्टर सिंह कहते हैं तो क्या तुम उसे मना करोगे? सायु कहता है तो आप मुझे भी अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं? हाँ। मिस्टर सिंह कहते हैं तो इसमें हर्जी क्या है? सायु कहता है ये आप मेरी मॉम से पूछना कि लालची हडबैन से होता क्या है। मिस्टर सिंह कहते हैं मैं यहाँ तुम्हारी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं, और वो अक्स होल्डिंग का ऑनर है, तुम्हारी मॉम नहीं। सायु कहता है और वो मॉम की तरह हो भी नहीं सकता जिन्होंने अपने टीनेज से ही शादी और बच्चों में ही लगी रही, और ना ही उनका बैकग्राउंड अच्छा था, इसीलिए तो उन्हें इतना सफ़र करना पड़ा। कहते हुए वह चला जाता है क्योंकि मिस्टर सिंह ने सिर्फ इसीलिए बुलाया था ताकि वह अक्स होल्डिंग के हायर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले अपने प्यार को छोड़कर। नेक्स्ट सीन लिबा सायु को कॉल कर कहता है हे मैंने सुना है कि तुम बड़ी फैमिली के दामाद बनने वाले हो, तो क्यों ना वह को मुझे ही दे दो। सायु कहता है बकवास करना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लिबा कहता है अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे कल तुम्हारे प्रपोजल की खुशी में मैं और युसान सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो तुम भी आ रहे हो ना? सायु कहता है हाँ। तभी वायुंग मुझसे हक कर कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। सायु कहता है लेकिन क्यों? वायुंग कहता है ताकि मैं ध्यान रखूँ कि तुम ड्रिंक ना करो। सायु कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे जीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन उससे तो साइनाइड से भी फर्क नहीं पड़ता। वायुंग कहता है लेकिन तुम हमारे लिटिल पीनट को पैदा होने से पहले ही अल्कोहलिक तो नहीं बनाना चाहोगे ना? सुनकर सायु स्माइल करता है। दूसरी तरफ वेनलिंग गाउतो के डैड गामिंग के पास कॉल कर कहता है मुझे गाउतो से कुछ पर्सनली बात करनी थी, लेकिन वह घर पर भी नहीं है और उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। क्या आप उसके टच में हैं? गामिंग झूठ बोल देता है कि हाँ हाँ मैंने अभी उससे बात की है, क्या आपको कुछ काम था? वेनलिंग कहता है वो हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जो मुझे क्लियर करनी है, तो प्लीज़
क्या आप मुझे उससे मिलवा सकते हैं? लेकिन प्लीज़ मेरा नाम मत लीजिएगा वरना वो नहीं आएगा। कामिन कहता है ठीक है, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि कब मिलना है। वेनलिंग खुश हो जाता है कि फाइनली वह काफ़ी दिनों बाद गौतू से मिलने वाला है। वहीं गाँव में जब सभी कड़ियों को एक करता है तो उसे समझ आता है कि गौतू के पेट में वेनलिंग का ही बच्चा है, इसीलिए तो वह उसकी इतनी फिक्र कर रहा है। और उसे तो बड़ी खुशी होती है क्योंकि उसकी लॉटरी जो लग गई थी। इस तरफ सिंह अपना चेकअप कराने आई थी तो वह अपना फ़ोन और जैकेट गौतम को लेकर चली जाती है। तभी उसके फ़ोन पर कामिंग का कॉल आता है, जैसे गौतम पिक नहीं करता क्योंकि उसमें लिखा था कि कॉल पिकअप नहीं करना है। लेकिन गामिन मैसेज कर कहता है कि उससे कुछ बात करनी है और वो पैसों को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर गौतम कॉल उठा लेता है। गामिन गौतम की आवाज़ सुनकर कहता है तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुमने मुझे जो पैसे दिए थे मुझे लौटाने थे। गौतम सुनकर थोड़ा सरप्राइज होता है कि उसके डैड इतने शरीफ तो नहीं हो सकते। लेकिन फिर वह कहता है आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप दोबारा गैम्बलिंग मत कीजिएगा। कामिन कहता है नहीं नहीं, मुझे जॉब मिल गई है तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। गौतम कहता है डैड मेरी जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो मैं अब आपको ज़्यादा पैसे नहीं दे पाऊँगा। कामिन कहता है मुझे अब पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं सुधर गया हूँ। और फिर कहता है वैसे तुम अभी कहाँ हो? गौतम कहता है सिंह के साथ हॉस्पिटल आया हूँ चेकअप कराने। कामिन कहता है तो कल क्या हम उसी रेस्टोरेंट पर लंच पर मिल सकते हैं जहाँ हम लोग हमेशा जाया करते थे? गौतम जब आने से मना कर देता है तो कामिन उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और फिर गौतम भी मान ही जाता है। दूसरी तरफ वायुं और सायु लिबाओ की गेट टुगेदर में थे। वायुं को चिंक्यू मैसेज कर बताता है कि मिस्टर सिंह उसके और सायु को लेकर कुछ बात करना चाहते हैं। सायु पूछता है क्या बात है? वायुं कहता है कुछ नहीं। तभी लिबाओ सायु को ड्रिंक सर्व करने आता है, लेकिन वायुं ग्लास को कवर करते हुए कहता है कि वो ड्रिंक नहीं कर सकता। लिबाओ कहता है लेकिन क्यों? तभी सायु भी टीज करते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं कर सकता? वायुं कहता है मेरी वजह से। और फिर वह 2 ग्लास ऑरेंज जूस ऑर्डर करता है। लिबाओ सायु को टीज करते हुए कहता है तुम इतनी दूर सिर्फ ऑरेंज जूस पीने आए हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दूध भी ऑर्डर कर देता हूँ। और फिर वह वायुं से कहता है तुम जानते हो सायु को अभी अक्स हॉल्डिंग से प्रपोजल मिला है, अगर तुम उसे ऐसे ही अनॉय करते रहे तो फिर ये तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर लेगा। तभी युसान को एक एम्प्लॉय आकर बताता है कि बाहर कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो वह उठ कर जाने लगता है। लिबाओ पूछता है हे तुम कहाँ जा रहे हो? युसान कहता है अक्स होल्डिंग का कोई शेयर होल्डर बाहर बदतमीजी कर रहा है तो उसे सबक सिखाने। सुनकर लिबाओ कहता है तब तो सायु को भी जाना चाहिए। सुनकर सायु भी साथ जाने कहता है। वहीं बेचारा वायुं जो उसके लिए जूस पोर कर रहा था उसे सायु के साथ जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अक्स होल्डिंग के वो आदमी युसान को धमकी देते हुए कहते हैं कि उनके बॉस को ये जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है तो वह उसे खाली कर दे, इसके लिए वह उसे डबल पैसे भी देने को तैयार है और अगर नहीं दिया तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह देखकर सायु वायुं से कहता है अक्स होल्डिंग के सभी लोग क्या इतने ही एरोगेंट है और इन पर से स्माइल कर देता है। तभी वहाँ उसका वही भाई आ जाता है जिसका हाथ वायुं ने तोड़ दिया था और वह उसे देखकर तो भाग ही जाता है। अगली सुबह वायुं सायु को ब्रेकफास्ट सर्व कर बताता है कि वह बाहर जा रहा है। सायु कहता है इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? वायुं कहता है बस आखिरी काम करने, इसके बाद मेरी लाइफ की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। इसके बाद वह मिस्टर सिंह के पास आता है। मिस्टर सिंह कहते हैं तुम अक्स होल्डिंग कंपनी को तो जानते ही होंगे ना, उसके ऑनर ने कुछ दिन पहले ही सायु को प्रपोज किया था और मैं चाहता हूँ कि सायु उस प्रपोजल को हाँ कहें। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम उसके लिए परफेक्ट हो, लेकिन अगर अक्स होल्डिंग हमारी कंपनी के साथ मिल जाएगी तो ये और भी अच्छा होगा ना, और उम्मीद है कि तुम ये बात समझोगे। यह सुनकर वायुं कहता है मुझे एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू पापा। पापा सुनकर तो मिस्टर सिंह चौंकी हो जाते हैं और पूछते हैं तुम कौन हो? वायुं कहता है अक्स होल्डिंग का रियल ऑनर। नेक्स्ट सीन वायुं जब सायु को रेडी कर रहा था तभी मिस्टर सिंह उससे कॉल करते हैं। सायु जब कॉल पिकअप नहीं करता तो वायुं कहता है
तुम कॉल क्यों नहीं ले रहे? साई कहता है, आज ही हम उनसे मिले हैं और तुम अभी से उनकी साइड लेने लगे? वाइन कहता है, हाँ क्योंकि उन्होंने हमें एक्सेप्ट जो कर लिया है। और कॉल उठाओ, हो सकता है कि गुड न्यूज़ हो। सायु जब कॉल पिकअप करता है तो मिस्टर सिंह कहते हैं, मुझे तुम दोनों की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वायु तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना। सिंह फैमिली उसे बहुत अच्छे से सबक सिखा सकती है। और वैसे ही तुम लोग शादी कब करने वाले हो? सायु कहता है, मुझे नहीं पता। मिस्टर सिंह कहते हैं, लेकिन वायु ने तो कहा था कि। तभी सायु बीच में टोकते भी कहता है, एक ही मीटिंग में आप इतने करीब कब आ गए? मिस्टर सिंह कहते हैं, अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता कि वायु अक्स होल्डिंग का ऑनर है तो मैं कभी तुम्हारे रिश्ते के लिए मना करता ही नहीं। यह सुनकर सायु का मन खट्टा हो जाता है कि उसके डैड हुआ को सिर्फ अक्स होल्डिंग के ऑनर की वजह से ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके प्यार के लिए नहीं। तभी वायु 2 रिंग निकाल कर नी डाउन होकर कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सायु कहता है, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? वायु कहता है, तो मैं कर लूँगा। अगर तुम मेरे साथ रहते हो तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन किससे शादी कर रहा है। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सायु रिंग निकाल कर एक तो खुद पहन लेता है और दूसरी वायु को पहनाता है और भी कहता है, अब से तुम मिसेस सिंह बन गए हो। वायु स्माइल कर उसे किस करता है। दूसरी तरफ वैनलिंग गाउतू का इंतजार कर रहा था और काफ़ी खुश भी था क्योंकि वह गाउतू से जो मिलने वाला है। वहीं गाँव में गाउतू को जब होटल लेकर आता है तो गाउतू कहता है कि हम लोग इस जगह तो नहीं आते। और तभी वह वैनलिंग को देखकर सरप्राइज हो जाता है। गाँव में वैनलिंग से बात कर रहा था लेकिन वैनलिंग वह तो सिर्फ गाउतू को ही देख रहा था जो कब से सिर्फ नीचे किए हुए बैठा है। लेकिन जब गाउमिन बताता है कि गाउतू उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है, सुनकर गाउतू शौक हो जाता है। और शौक तो वैनलिंग भी था, लेकिन उसे यकीन नहीं होता। तो वह गाउतू से पूछता है, क्या ये सच है? गाउतू यह सुनकर आंखें बंद कर लेता है कि जो रिश्ता वह अच्छे से ख़त्म करना चाहता था अब ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी वह कहता है, नहीं मैं तो बेटा हूँ ना। लेकिन गाउमिन तो बहुत अच्छे से तैयार होकर आया था। तो वह वैनलिंग को रिपोर्ट्स दिखाता है जिसमें साफ लिखा था कि गाउतू ओमेगा है। वैनलिंग तो शौक हो जाता है। वही गाउमिन बच्चे को गिराने के लिए 10 लाख रुपए मांगता है। वैनलिंग गाउतू से कहता है, तो इसका मतलब तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और 10 साल तक तुम मेरे साथ इसीलिए थे ताकि वक्त आने पर तुम मुझसे पैसे ले सको। लेकिन गाउतू को तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा था और उसके सामने सब कुछ ब्लरी होने लगता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो वो वॉशरूम चला जाता है। वैनलिंग भी उसके पीछे जाना चाहता था लेकिन गाउमिन रोक देता है और कहता है, जाने दो उसे। एक ओमेगा के सामने बच्चे को गिराने की बात करना ठीक नहीं है, तो उसके आने तक हम सबको सेटल कर लेते हैं। वैनलिंग को लगा गाउतू आ ही जाएगा तो वह भी बैठ ही जाता है। वहीं गाउतू तो इन सब से पूरी तरीके से टूट गया था कि अब तो उसका वैनलिंग के साथ एक दोस्त का रिश्ता भी नहीं बचा है। तो वह सिंह को कॉल कर तुरंत जियानहुन छोड़ने कहता है और फिर वह दोबारा वैनलिंग को फेस नहीं कर सकता था तो वॉशरूम की खिड़की से ही भाग जाता है। और उसके बाद तो वैनलिंग पीछे से गायब भी हो जाता है। वायु उसका वीडियो देख रहा था जिसमें वह गाउतू से कह रहा था, गाउतू मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हो, लेकिन बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो मुझे क्लियर करनी है। तुम जैसा सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ चेंग्यू आता है तो वह कहता है, वैनलिंग कहाँ है? ना ही तो वह कॉल अटेंड कर रहा है ना ही कोई कंपनी आ रहा है। गाउतू की तरह वह भी गायब हो गया है। चेंग्यू कहता है, उसे स्ट्रेस और एंजाइटी प्रॉब्लम है और अब तो उसकी रट भी शुरू हो गई है तो वह कुछ दिन और नहीं आएगा। मारिन कहता है, उसने पहले वाली ही मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं की थी और अब तो उसने और भी बड़ी कर ली है। और गाउतू उसे ऐसे चुप रहा है जैसे चूहा बिल्ली से। अब तो अगर वह गाउतू की मिसिंग की एड मंगल ग्रह पर भी लगाएगा तब भी वह उसके सामने नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ वैनलिंग को देखते हैं जो गाउतू के एब्सेंस में बिल्कुल देवदास बन गया था और गाउतू को याद कर उसके चेस्ट में पेन होने लगता है और उसका अल्फा उस पर हावी हो जाता है और वह पैदल ही गाउतू के घर की तरफ चल देता है। उसके फेरामोन से सभी लोग इफेक्ट हो रहे थे।
मगर उसे तो कोई होश ही नहीं था। एक लेडी उसे फेरोमोन कंट्रोल करने कहती है क्योंकि उसके घर में एक अंडर एज ओमेगा थी, लेकिन वेनलिंग उसकी तरफ घूर कर देखता है तो वह डर कर कहती है, अगर तुमने फेरोमोन को कंट्रोल नहीं किया तो फिर मैं पुलिस को बुला लूँगी। लेकिन वह तो गाउटू के रूम के पास जाकर दरवाजे को पीटने लगता है और गाउटू का नाम लेने लगता है। वहाँ रहने वाली एक ओमेगा कहती है कि वह किसी गाउटू को नहीं जानती है, लेकिन वेनलिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह तो बस गाउटू का नाम ही चलाता रहता है। वहीं दूसरी तरफ वाइन के पास वेनलिंग के ओमेगा फादर का कॉल आता है, जिसे देखकर वह गुस्सा ही जाता है क्योंकि सायु को प्रेगनेंसी की वजह से बहुत कम नींद आती थी और वह कॉल की आवाज़ से उठ जाता है और पूछता है कि किसका कॉल है। वाइन कहता है किसी का नहीं, कहते हुए उसके माथे पर किसकर सुला देता है और फिर कॉल पिकअप करता है। फादर बताते हैं कि वेनलिंग प्रॉब्लम में है तो क्या वह उसके बिहाफ पर जाकर उसकी मदद कर सकता है। वहीं वेनलिंग को हटाने के लिए पुलिस आ गई थी, लेकिन उसे तो मैटिंग डिसऑर्डर हो गया था और जो भी उसे उसके ओमेगा से दूर करने की कोशिश करेगा वह उसे हार्म भी कर सकता था, क्योंकि इस वक्त वह सिर्फ और सिर्फ अपने ओमेगा से मिलना चाहता था। यह देखकर एक ऑफिसर उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन वेनलिंग काफ़ी हिल रहा था तो उसे सूट नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी वायु आकर उसे सूट कर देता है और फिर तुरंत जाकर वेनलिंग को पकड़ भी लेता है और सभी को उसके लिए सॉरी भी कहता है। इसके बाद कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ सायु मीटिंग में था, बट सडनली उसके पेट में दर्द होने लगता है। वायु भी घबरा जाता है और सायु की लोअर बॉडी से ब्लड देखकर तो तुरंत हॉस्पिटल जाने कहता है। डॉक्टर बताता है कि सायु अल्फा था और परमानेंटली मार्क करने के बाद उसका बॉम्ब का निर्माण हुआ था, तो वह काफ़ी पतली थी और उसका काफ़ी ब्लड लॉस भी हो गया है, तो उसे हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। सुनकर वायु वेनलिंग को बुलाने कहता है और जब वह आता है तो वह कहता है कि अगर सायु को कुछ भी हो जाए तो उसे ही लिटिल प्लेनेट का ध्यान रखना होगा। वेनलिंग कहता है और तुम कहाँ जाओगे। वायु कहता है जहाँ सायु जाएगा। वेनलिंग कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो तुम दोनों का बच्चा है। वायु कहता है लेकिन अगर उसमें सायु का आधा भी ब्लड नहीं हुआ तो तुम्हें लगता है मैं उससे जीने दूंगा। वेनलिंग कहता है क्या तुम अपने बच्चे से प्यार नहीं करते। वायु कहता है करता हूँ, लेकिन सायु को दर्द भी नहीं दे सकता। इसके बाद 3 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ वेनलिंग वायु से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। तभी लिटिल पीनट उसे पार्क ले जाने कहता है। वेनलिंग कहता है जब तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो वो तुम्हें लेकर जाएंगे, मगर लिटिल पीनट वह तो उसी के साथ जाना चाहता था। वायु कहता है ले जाओ, लिटिल पीनट बहुत अच्छा है तो वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वेनलिंग कहता है अच्छा, तो फिर तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए। वायु कहता है हनीमून पर भी कोई लेकर जाता है। ओह मैं तो भूल गया था, तुम्हारी तो कोई वाइफ ही नहीं है ना। वेनलिंग कहता है क्या कहा तुमने। वायु कहता है सॉरी तुम्हारी वाइफ तो तुम्हें छोड़कर भाग गई है ना। तभी सायु भी आ जाता है और लिटिल पीनट उसे मिक्की माउस के बारे में बताने लगता है, लेकिन वह खुद ही कंफ्यूज हो रहा था कि वह मिक्की माउस था या फिर माउस। तो वायु कहता है तुम डिसाइड कर लो वह क्या था, और तुम्हारे डैड काफ़ी थक गए हैं तो उन्हें रेस्ट करना है। वेनलिंग कहता है बच्चे के सामने ऐसी बातें करना बंद करो। नेक्स्ट सीन वेनलिंग लिटिल पीनट को अम्यूजमेंट पार्क लेकर आता है। लिटिल पीनट उससे नीचे उतरने कहता है, लेकिन उसके उतारते ही वह एक बच्चे से जाकर टकरा जाता है। वेनलिंग उसे संभालता है, लेकिन काउतो को देखकर शॉक हो जाता है और खुश भी, तो वह उसे तुरंत जाकर हक कर लेता है। वहीं काउतो की आंखें बिल्कुल खाली थी, जिसमें दर्द और दुख साफ नजर आ रहा था। नेक्स्ट सीन लिटिल पीनट वायु को उसके नाम से बुला रहा था, तो सायु उसे मना करता है। लिटिल पीनट कहता है लेकिन मैं तो उन्हें समन कर रहा था ना। सायु कहता है उसे बुलाना कहते हैं, समन तो पुलिस और कोर्ट किसी सस्पेक्ट को कहती है। लिटिल पीनट कहता है ये सस्पेक्ट क्या होता है। सायु कहता है जब कोई गलती करता है। लिटिल पीनट कहता है जैसे वेनलिंग डैडी ने किया था। तभी वायु कहता है नहीं, वो तो बस जी रहा है, अगर तुम्हारे काउतो अंकल नहीं होते तो वह तो जिंदा भी नहीं रहता। कहते हुए उसके चिक्स को पिंच करता है। सायु कहता है
इसे टीज करना बंद करो वरना रात को ये ड्रोल करेगा। वायंग कहता है नहीं करेगा, बल्कि इसे तो मेरा चिक्स को पिंच करना काफ़ी पसंद आता है। क्यों लिटिल पीनट? लिटिल पीनट सावी की गोद में छुपकर कहता है नहीं। वायंग कहता है कितने बदमाश हो गए हो, देखना एक दिन तुम्हारे सर पर चढ़ेगा ये। लिटिल पीनट कहता है कल आप ही तो डैडी के ऊपर चढ़े हुए थे ना। सुनकर सायु ब्लसाई जाता है, तभी उसे उल्टी जैसा फील होता है। ये देख वायु पूछता है तुम दूसरे बेबी से प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना? सायु बच्चे के सामने कुछ भी बोलने से मना करता है और फिर वह लिटिल पीनट को स्टोरी सुनाता है। लेकिन लिटिल पीनट के छोटे से माइंड में तो प्रेगनेंसी की बात ही घुस गई थी, तो पूछता है फादर का दूसरे बेबी से क्या मतलब था? सावी उससे ही पूछता है तुम्हें छोटी सिस्टर चाहिए या फिर छोटा भाई? लिटिल पीनट सुनकर खुश हो जाता है और कहता है वह उन्हें प्रोटेक्ट करेगा और फिर कहता है मैं आपको भी प्रोटेक्ट करूँगा डैडी। तभी जेलस वायंग कहता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूँ। लिटिल पीनट कहता है फादर गंदे हैं, लिटिल पीनट को परेशान करते हैं। सायु वायंग से कहता है अटेंशन पाने के लिए उसे लड़ना बंद करो, वह अभी 36 महीने का है और तुम कितने साल के हो? वायंग हंस कर कहता है मैं सिर्फ 300 महीने का हूँ। सायु स्माइल कर कहता है उसे छोटा भाई या बहन चाहिए। वायंग तुरंत मना करते भी कहता है नहीं, एक ही काफ़ी है। जो पहले हुआ उससे मुझे अभी भी डर लगता है और अगर फिर भी तुमने कहा तो मैं स्टेरिलाइज करवा लूँगा। सुनकर सायु उसे किस करता है और इसी के साथ ये मूवी कंप्लीट हो जाती है, जो बहुत अच्छी थी। हालांकि गाउतू और वैनलिन की लव स्टोरी की एंडिंग कुछ खास नहीं थी, लेकिन ऑथर ने कहा है कि अगर फैंस की डिमांड रही तो इसका सीज़न 2 भी आ सकता है और शायद हमें गाउतू और वैनलिन की लव स्टोरी की प्रॉपर एंडिंग भी मिल जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं किसी ऐसे ही तड़कती भड़कती मूवी के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड वीडियो को हाइप करना ना भूले। बाय बाय।